नमस्कार, जय हिंद। न्यूज़ तक का खास शो मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। आज मंच पर बहुत खास मेहमान आए हुए हैं। इनका परिचय मैं अगर दूं तो इनके पास 28 से ज़्यादा लड़ाकू विमान और परिवहन विमान उड़ाने का एक्सपीरियंस है। 3 अहम सेना मेडल इन्हें प्राप्त है और 40 वर्ष से अधिक ये वायु सेना में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। नाम है इनका RKS भदौरिया, जो हाल ही में वायुसेना प्रमुख के तौर पर अपनी सेवाएं देकर रिटायर हुए और अब उन्होंने अपना अगला पड़ाव जो है वो राजनीति का चुना है और अब वो राजनीति के सफर पे हैं। तो लड़ाकू विमान तो उन्होंने बड़े शानदार तरीके से उड़ाए भी हैं अपने पूरे जीवन काल में, परिवहन विमान उड़ाए हैं अपने जीवन काल में। राजनीति में अब इनकी उड़ान कैसी रहेगी ये भी जानना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन सेना से जुड़े हुए हर व्यक्ति से आज के वक्त में अगर भारत में कोई सवाल हो रहा है तो वो सवाल हर बार अग्निवीर को लेकर हो रहा है। वहीं से शुरुआत करेंगे। तो RKS भदौरिया साहब, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ तक के इस खास शो में। सबसे पहला सवाल तो यही है कि अग्निवीर पर इतने सवाल हो गए हैं, इतने सवाल उठ रहे हैं, अब सरकार की तरफ से क्या इसकी कोई विवेचना की जा रही है? आपने भी एक इनपुट दिया था कि रिकमेंडेशंस आ रहे हैं और सरकार उस पर विचार कर रही है। तो हम अग्निवीर को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं उस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताइए कि ये जो रिकमेंडेशंस आ रहे हैं तो इसमें किस तरह के बदलाव की तरफ देखा जा रहा है, किस तरह के बदलाव संभावित तौर पर हो सकते हैं? देखो, इसमें सबसे पहले स्कीम को समझना ज़रूरी है एंड इसके ये क्यों आई, इसके क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, एंड ये जानना ज़रूरी है कि इसको जब भी रिव्यू किया जाएगा इसका पहला साइकिल 4 साल में ख़त्म होगा। अभी करीब 2 साल हुए हैं, तो 2 साल और हैं एंड जब पहली एक साइकिल ख़त्म होगी तब इसके सारे रिज़ल्ट सामने आएंगे, प्लसेस एंड क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स हो सकी हैं। एंड मेरे हिसाब से दैट इज़ द स्टेज जब एक रिव्यू के लिए क्या क्या फीडबैक आया है, ऑपरेशनली उनकी ट्रेनिंग एंड उनकी यूटिलाइजेशन कैसे रही, सर्विसेज का फीडबैक आएगा, अग्निवीर की तरफ से फीडबैक आएगा, बाकी सब जो रिकमेंडेशंस दी जा रही हैं वो सब कंपाइल होंगी एंड 4 साल की साइकिल के बाद इज द फर्स्ट स्टेज वेयर इम्प्रूवमेंट्स क्या होनी चाहिए उस पर चर्चा होनी चाहिए एंड उस पर चर्चा होगी। सो इस हिसाब से इसको समझना ज़रूरी है जी। लेकिन इसमें जो बात ये की जा रही है, जो दूसरा पक्ष भी है इसमें, मतलब एक पक्ष राजनीति का है और एक पक्ष उन आपके कलीग्स का है जो कभी किसी दौर में आपके साथ काम कर चुके हैं या वो आपके सीनियर रहे हैं फोर्सेस में। उनका ये कहना है कि इस तरह की चीज़ों को करके सेना का जो मूल पहचान है, जिसे हम कहते हैं नाम नमक निशान, वो मिट जाएगा। और इसमें एक और जो बड़ा सवाल ये है कि एक जवान जो अपनी रेजिमेंट के लिए लड़ता है, जो अपनी बटालियन के पहचान के लिए लड़ता है, उसको ख़त्म कर देने से ऐसा होगा कि जंग जैसे हालात में जो है वो कमिटमेंट जो एक 100% जवान दिखाता है पूर्ण सेवाओं में, वो इसमें देखने में कमी आएगी। और कई बड़े चेहरे हैं जिनको आप भी जानते हैं जो लगातार इसका विरोध भी कर रहे हैं। हाँ, देखो, ये समझना ज़रूरी है, जब ये स्कीम बनी थी तो आपको अपनी जो करंट लीडरशिप है उस पर विश्वास करना चाहिए। वहाँ आर्मी चीफ हैं, कमांडर्स हैं, उनके पूरे टीम है जो इस चीज़ को असेस करती है, इस स्कीम में को कैसे बनाया जाए, इसको कैसे सक्सेसफुल बनाया जाए देयर आफ्टर, इसके क्या क्या टर्म्स कंडीशन होनी चाहिए। इसमें बहुत ज़्यादा काफ़ी सारी बहस हुई थी, जो कई चीज़ें जो इश्यूज़ रेज़ किए जा रहे हैं इन सब को देखा गया था जब डिस्कशंस हुई थी। ऑलमोस्ट 2 साल इन चीज़ों पर डिस्कशन हुआ है एंड जो लोग बाहर से बैठ के कई ये ऐसी धारणाएं बना रहे हैं या ऐसा कुछ सोच रहे हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि सब लीडरशिप को करंट को पता है। जब सब कुछ देख के एक स्कीम को फाइनलाइज किया जाता है, देयर आफ्टर जो करंट आर्मी की लीडरशिप है, डिफेंस सर्विसेज की लीडरशिप है, उनको इम्प्लीमेंट करने दीजिए, उसके साथ रिजल्ट सामने आएंगे। देयर आफ्टर जो इम्प्रूवमेंट्स उसमें करनी चाहिए या होनी चाहिए वो सामने आएंगे और वो की जाएंगी। ज़्यादातर इस तरह के जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं वो उनका बेसिस गलत है, ये समझना ज़रूरी है। क्या आर्मी चीफ को करंट को पता नहीं है कि क्या नाम नमक निशान है, इससे रिलेटेड क्या मुद्दे हैं?
उनको जब इस स्कीम में ट्रेन किया जाएगा, वो सारी जो इथोस होती हैं, आर्मी इथोस है, एयरफोर्स की इथोस है, नेवी की इथोस है, वो सब उनको दी जाएगी। ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है कि इस स्कीम में जो लोग आएंगे उनकी ट्रेनिंग कुछ और होगी और वो किसी और तरह के जवान बन के आएंगे। ऐसा नहीं है। जैसे पहले ट्रेनिंग होती थी वैसी ट्रेनिंग होगी। इनका टाइम पीरियड शॉर्ट है एंड उसी हिसाब से कई चीज़ें की ट्रेनिंग उस हिसाब से की जाएगी ताकि उनकी ऑपरेशनल यूटिलाइजेशन उस तरह से रहे। तो ये बाहर की जो धारणाएं हैं, जो कंसर्न्स हैं, ये फैक्ट्स पे सब्सटेंशिएटेड नहीं है। सर, आपके सामने जब ये पहली बार टेबल हुआ था तो आपका रिएक्शन कैसा था? मतलब आप कैसे रिएक्ट किए होंगे? नहीं, पहली बार टेबल हुआ था मतलब क्या? ये स्कीम की जो स्ट्रक्चर है वो पूरा डिफेंस सर्विसेज की तरफ से बन के गया था। हमारे सामने हमें कोई प्रपोजल नहीं दिया गया था गवर्नमेंट की तरफ से। आपको ये समझना ज़रूरी है कि ये जो पहला इसका जो ड्राफ्ट बना है वो सीडीएस के अंडर में, सीडीएस उसमें जनरल रावत, उन्होंने 3 सर्विसेज से डिस्कस किया। इनफैक्ट इससे पहले एक टूर ऑफ ड्यूटी की स्कीम आर्मी से प्रपोज हुई थी। पहले उस पर डिस्कशन हुआ था, जो इन डीए में हुआ, सीडीएस के अंडर में डिस्कशन हुआ। देर आफ्टर उस पर कुछ चर्चा हुई सीडीएस की एंड डीएमए की विद गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, एंड देर आफ्टर उसको बोला गया कि नहीं, इसको अगर ऐसा करना है तो इसको और ब्रॉड तरीके से देखा जाए एंड उस पर बाकी सब चीज़ों पे भी हमारी लॉन्ग टर्म एचआर इश्यूज़ को देखते हुए क्या होना चाहिए उसको देखिए। तो जो पहला ड्राफ्ट बन के आया वो डिफेंस सर्विसेज के इन्वॉल्वमेंट के साथ वो सीडीएस के अंडर में बना एंड उसको इंटर मिनिस्ट्रियल डिस्कशंस एंड देर आफ्टर जैसे एनएससीएस गया या पीएमओ गया या कैप्सेक गया एंड बाकी मिनिस्ट्रीज़ के कमेंट वहाँ गया। तो ऐसा कुछ नहीं है कि चीफ्स के सामने कुछ ड्राफ्ट रख दिया गया और अब हमारी पता कि हम लेंगे नहीं लेंगे। वो सारी हमारी इनपुट से ही जाके वो ये सब पूरी स्कीम बनी है और उसके बाद वो गवर्नमेंट में दी गई। अच्छा, आप इसे कैसे देखते हैं जब ऑपोजिशन कहता है कि पेंशन का बर्डन कम करने के लिए किया गया? सबसे बड़ी बात यही कही जाती है, पेंशन का बर्डन कम करने के लिए ये स्कीम जो है लाई गई। अगर आपको जो इस वक्त दर्शक देख रहे हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं वो इस वक्त देख रहे हैं, उन्हें आप कैसे आश्वस्त करेंगे कि स्कीम के बारे में अगर आप बताएं कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, क्यों लानी पड़ी और क्यों लोगों को आना चाहिए आगे? ओके, सो 2 इश्यूज, पहले पेंशन का इशू एंड मुख्य उद्देश्य क्या था। सो पेंशन रिलेटेड, अगर पेंशन ही मेन मुद्दा होता कि खाली पेंशन कम करनी है, तो जैसे पॉलिटिकली ये सवाल उठाया जा रहा है, तो पॉलिटिकली ये भी समझना ज़रूरी है कि गवर्नमेंट ऑफ द डे या पार्टी जो गवर्नमेंट में है वो पेंशन का बेनिफिट जो 15 साल बाद होगा वो इतना बड़ा रिस्क अगर ऐसी चीज़ ला के क्यों करें। सो पेंशन इस स्कीम का स्टार्टिंग पॉइंट ना तो था, ना होना चाहिए, ना हो सकता है। पेंशन, सिर्फ पेंशन को देखा जाए तो पेंशन को कम करने के लिए दूसरे भी कई तरह के स्टेप्स उठाए जा सकते थे। ओके, सो ऐसा नहीं है कि पेंशन का मुद्दा था देयरफॉर ये स्कीम लाई गई कि इससे पेंशन खत्म हो जाएगी, और ना इससे पेंशन खत्म होती है। खर्चा गवर्नमेंट का कम होगा, इससे रिलेटेड ये सवाल था। खर्चा एक्चुअली इनिशियली बढ़ेगा, क्योंकि ये समझना ज़रूरी है कि इनिशियल इंडक्शन जो अग्निवीर की हो रही है, जैसे 50-60 हज़ार हो रही है, जैसे ही एक साइकिल ख़त्म होगी तो ये इंडक्शन भी बढ़ेगी। तो पहले अगर 50 आ रहे थे, 50 का 1 लाख होगा, 1 का 1.5 लाख होगा, ऑलमोस्ट 2 लाख प्लस जाएंगे ईयरली। तो इनिशियली इंफ्रास्ट्रक्चर जो ट्रेनिंग का है एंड जो इंडक्शन का है, उस पर खर्चा बढ़ेगा सर्विसेज का। इनिशियल इंडक्शन बढ़ेगा तो पे में कोई, इनफैक्ट पे में भी इनिशियली उसके हेडिंग में खर्चा बढ़ेगा। आफ्टर सम टाइम जब पेंशन का इफेक्ट होगा तब वो रिडक्शन शुरू होगा, वो काफ़ी सालों बाद होगा। तो ये समझना ज़रूरी है। तो ना तो ये बजट को लेके थे और ना पेंशन को लेके था। उद्देश्य क्या था आप जानते हैं, पिछले करीब 3 दशक में जितनी कमेटियां बनी, सबका एक राय हमेशा था कि डिफेंस सर्विसेज की फाइटिंग एलिमेंट्स की प्रोफाइल और यूथफुल की जाए, और इस पे समय समय से काम हुआ है। ऑफिसर्स लेवल में प्रीवियसली कई डिसीजन ले चुके थे। शॉर्ट सर्विस कमीशन आया, पहले 5 ईयर्स था, फिर 10 ईयर्स था, ऐसे कदम उठाए गए। यूथफुल प्रोफाइल करने के लिए कई चीज़ें पहले भी अटेम्प्ट की गई कि कैसे नंबर्स किए जाएं, बट फाइनली जितना करना चाहिए, जितना जहां पहुंचना चाहिए, हम कहीं उसके आसपास भी नहीं थे। वर्ल्ड ओवर अगर आप स्टडी करें कि
इंडक्शन कैसे की जाती है डिफेंस सर्विसेज में, इनिशियली क्या मेथड्स हैं, इस तरह के मेथड्स वर्ल्ड ओवर सारी एडवांस्ड डिफेंस सर्विसेज में एम्प्लॉय किए जाते हैं। तो इस सब को देखते हुए जो फाइनली स्ट्रक्चर बनाया गया उसमें ये सब कुछ डिस्कस हुआ। 4 साल हो, 3 साल हो, 5 साल हो, 7 साल हो, 25% रिटेन करें, 50% रिटेन करें, शुरू में 75% की भी कुछ था कि इतना करें। तो ये सब के प्लस माइनस देखते हुए फाइनली ये 4 साल 25% फॉर्मेट को फाइनल किया गया। सबसे पहला उद्देश्य यूथफुल प्रोफाइल। सेकेंडली, जब 4 साल का होता है तब जो इंडक्शन प्रोफाइल होती है लोगों की जो अग्निवीर में आएंगे वो भी बदलेगी। फॉर एग्जांपल इसमें आईटीआई से जो ट्रेंड युवा हैं वो बढ़ेंगे, एनसीसी की एंट्रीज बढ़ेंगी। तो जो टेक्निकली मोर सैवी एंड मोर केपेबल आपको यूथफुल प्रोफाइल चाहिए। आजकल टेक्नोलॉजी बेस्ड काफ़ी वेपन सिस्टम्स आ रहे हैं, उसके लिए आपकी कैपेबिलिटी बढ़ेगी। नेक्स्ट, जैसे ही जो हम बोलते हैं कि हमारी कैपेबिलिटी, कॉम्बैट कैपेबिलिटी सर्विसेज में बढ़नी चाहिए। टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी तरीके से आ रही है, तो एक टेक्नोलॉजिकल बेस तो अगर इम्प्रूव होता है उसमें से आप 25% को परमानेंट करेंगे। तो जिनको आप परमानेंट करेंगे, जो आपका कोर स्ट्रेंथ होगा, आप देखिए उसमें कितनी बड़ी कैपेबिलिटी एनहांसमेंट होगी, बिकॉज आप 100 में से 25 ले रहे हैं। तो जो आपके लॉन्ग टर्म जो कोर बनेगी डिफेंस सर्विसेज की, वो एक बहुत सॉलिड कोर बनेगी। फ्यूचर को देखते हुए वो एक बहुत कैपेबल फोर्स बनेगी। फिर वही जो नए नए यंगस्टर्स आएंगे उनको ट्रेन करेगी। तो आपका इसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट देखिए जैसे आगे चलेंगे। बहुत सारे ऐसी रिकमेंडेशन थी कि सोसाइटी के साथ इंटीग्रेशन बढ़ना चाहिए। जो डिफेंस सर्विसेज में होते हैं उनकी फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, डिसिप्लिन, ईथोस वो बेटर होते हैं। तो बाहर सोसाइटी में आते हैं, बाहर ऐसा नहीं है। तो इससे एक सर्कुलेशन होगा। जो डिफेंस में आएंगे 25% रहेंगे, 75% जो वापस जाएंगे वो सोसाइटी में जाएंगे, चाहे कॉर्पोरेट में जाएं, प्राइवेट सेक्टर में जाएं, CAPFs में जाएं, अपने काम शुरू करें। तो ये एक चर्न होगा एंड इनके नंबर्स बढ़ते जाएंगे। ये भी समझना जरूरी है, नंबर्स काफ़ी बढ़ेंगे। तो ये भी एक, अगर पूरा ओवरऑल नेशन फर्स्ट अप्रोच के साथ देखा जाए तो ये भी एक हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा फ़ायदा होगा कि जो 4 साल ट्रेंड होकर मोर डिसिप्लिन एंड इस इथोस के साथ में आके बाकी सारे क्षेत्रों में इन्वॉल्व होंगे, तो उससे एक स्ट्रेंथ बढ़ेगी आने वाले टाइम में। तो ये इसका मेन ड्राइविंग फोर्स थे। सबसे इम्पोर्टेंट ये एक स्ट्रेट तरीका है जो आपको एक्सपीरियंस एंड यूथफुल प्रोफाइल का तो मिक्स चाहिए फॉर फाइटिंग फ्यूचर वॉर। ये स्कीम उसको डिलीवर कर सकती है। तो ये एक सबसे अहम कोर इशू है। कुछ दिन पहले इसी मंच पर हमारे मेहमान थे फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल नरवणे साहब, आपके कलीग हैं, साथी हैं आपके। उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना जो है वो कोई पत्थर पर लकीर नहीं है। कुछ मॉडिफिकेशंस पहले बैच आने के बाद कुछ होगा तो वो देखा जाएगा, जाहिर तौर पर कंसिडर किया जाएगा। आप इस पर क्या सोचते हैं? क्या अब तक जितनी स्कीम बाहर आई है, जितना आपने देखा है, समझा है, जितना फीडबैक आपको मिला है, उसके आधार पर क्या कुछ मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत अभी आपको लग रही है स्कीम में? देखो, जितना बाहर बात हो रही है वो अंदर की हकीकत नहीं है। जितना मुझे पता चला है जनरल इंटरेक्शन में, हम ज़्यादा इन डेप्थ इंटरेक्शन फॉर्मल नहीं होता, बट इस ऑब्वियसली जब हम इंटरेक्ट करते हैं तो पूछते हैं इसका रिज़ल्ट क्या है, यूनिट्स में क्या हो रहा है, ये ट्रेनिंग के बाद जाते हैं, इसका फीडबैक क्या है। एंड मैं आपको बता सकता हूँ कि इसका एक्चुअल फीडबैक यूनिट से बहुत पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव है। बिकॉज फर्स्टली इसके लेवल ऑफ कॉम्पिटिटिव एंड कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, बिकॉज उनको भी पता है 25% रिटेन होंगे, वो है। ट्रेनिंग में उनके लिए बहुत स्पेशल फोकस है, ध्यान दिया जा रहा है। तो एक तरह इंस्टीट्यूशन की तरफ से बहुत अच्छा ध्यान है, उनके ऊपर फोकस है। दूसरा, उनकी अपनी इन्वॉल्वमेंट एंड कैपेबिलिटी बिल्डिंग में उनका जो डेडिकेशन है वो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। जितना अभी एयरफोर्स की बात करूं तो जितना उनको एम्प्लॉय करना शुरू कर दिया है, वो अब एयरक्राफ्ट पे भी एम्प्लॉय हो रहे हैं। पहले की तुलना में अगर देखा जाए कि क्या कोई कमी आई है, बिल्कुल नहीं। जैसे पहले हमारे एयर वॉरियर्स आके इस सर्विस पे जितना काम करते थे उतना ही ये लोग कर रहे हैं। इनफैक्ट इन सम केसेस बिकॉज इनिशियल इंडक्शन वो थोड़ी ज़्यादा पढ़ाई करके भी कुछ लोग आए हैं,
उनकी कैपेबिलिटी कुछ एरियाज़ में इवन बेटर है। तो अभी तक का जो भी फीडबैक है एक्चुअल बेस्ड ऑन वो कहाँ पे पहुँचे हैं, क्या क्या उनको यूटिलाइज़ किया है, उसमें एडवर्स इनपुट्स बहुत कम है, पॉजिटिव्स बहुत ज़्यादा है। इसी स्कीम को पूरा 4 साल इम्प्लीमेंट करो तो ऐसी सारी इनपुट्स आएंगी। उनकी अपनी अग्निवीर का भी फीडबैक लिया जा रहा है, हर एक ट्रेनिंग स्टेज में ये प्रोसेस होता है। तो वो जब सारी इनपुट्स आ जाएंगी तो अगर इम्प्रूव करना है फॉर श्योर, जैसे मैंने बोला एक साइकिल ख़त्म होगी, उसके बाद ये सारी फीडबैक के साथ इम्प्रूवमेंट्स डिस्कस होंगी और उसको किया जाना चाहिए। वो तो किया जाएगा, रक्षा मंत्री ने भी बोला है, गवर्नमेंट ने भी बोला है, एंड वो हमेशा होता भी है, हर स्कीम में होता है। आप अभी भाजपा का ही हिस्सा भी हैं, तो क्या हमें कोई भी मॉडिफिकेशंस, क्योंकि आपने खुद कहा कि एडवर्स फीडबैक भी आया है, हर तरह का फीडबैक आया है, लेकिन पॉजिटिव ज़्यादा आया है आपके मुताबिक, तो अभी जब तक पहला बैच नहीं आ जाता तब तक कोई खास चेंजेस इस स्कीम में नहीं नज़र आ सकते, ऐसा है क्या? नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा, मतलब आई डोंट हैव इनसाइड नॉलेज कि गवर्नमेंट ऐसा सोच रही है कि ऐसा बिल्कुल भी कुछ टच नहीं करेंगे। हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी दिखें कि नहीं इसको अभी इम्प्रूव कर सकते हैं, हो सकता है वो कुछ चीज़ें पहले एड्रेस हो सकती हैं, पर जो कोर इश्यूज़ हैं जैसे 25% रिटेन होगा 4 साल की ऐसे है, ये सारी चीज़ें तो तय है ना कि अब 2 साल लोग आ चुके हैं, इसको और 2 साल पूरे करके ये वाले इश्यूज तब देखे जाएंगे। बट टर्म्स एंड कंडीशन में कुछ और इशू है, कुछ और जो चीज़ें कुछ इम्प्रूवमेंट करने का उनको दिखता है, अगर गवर्नमेंट उस पर विचार करती है तो हो सकता है पहले भी आ जाए। तो ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बट एज ए स्कीम, एज ए कोर प्लान क्या होना चाहिए वो मैं उसका चर्चा कर रहा हूँ। जी, हाल में हमने देखा कॉम्पनसेशन को लेकर भी बहुत चर्चा हुई, अग्निवीरों की कॉम्पनसेशन को लेकर संसद तक में बात उठी। लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी ने कहा कि कॉम्पनसेशन जो है वो बाकायदा नहीं मिल रही है, वो इंश्योरेंस का पैसा है जो मिल रहा है। सरकार ने कहा कि हम तो 1 करोड़ दे रहे हैं। तो इसमें सही वर्जन क्या है? आप क्योंकि अब भाजपा का भी हिस्सा हैं और जाहिर तौर पर उससे ज़्यादा ज़रूरी कि फोर्सेस में क्योंकि आपने सर्व किया है, आप ये अगर क्लैरिटी के साथ दर्शकों को वो कैलकुलेशन या तो बता दें डिटेल में। ओके, देखो उस समय जब ये सवाल उठा था, हमेशा जब भी किल्ड इन एक्शन कोई होता है तो स्ट्रेट अवे हमेशा हर केस में, ये अग्निवीर का नहीं है, कोई भी सोल्जर हो, कोई भी ऑफिसर हो, हमेशा इंश्योरेंस इमीडिएटली पे होती है। ओके, तो उस समय जब ये चर्चा उठी थी, उस समय इंश्योरेंस जो अग्निवीर की थी वो पे हो चुकी थी। जब हम अकाउंट बनाते हैं तो डिफेंस सर्विसेज का बैंक्स के साथ टाई अप होता है, उसका भी एक इंश्योरेंस अमाउंट होता है, वो पे हो जाता है। सो उस समय जो 1 करोड़ पेमेंट था वो सही बात है, वो इंश्योरेंस का था, बट वो ओवरऑल जो पेमेंट होता है वो उसका पार्ट था। उसको कंपनसेशन नहीं बोलो, बिकॉज किसी का अगर लाइफ गई उसको हम कभी कंपनसेट नहीं कर सकते। तो इसका जो भी है हमें देखना चाहिए, एक इंश्योरेंस होती है, एक एक्स ग्रेशिया पेमेंट होता है, एक सर्विसेज अपने फंड से कुछ पैसा देते हैं, एक उनकी जो बैलेंस पे है अग्निवीर के केस में वो जाएगी, सेवानिधि पैकेज का बैलेंस जाएगा। ओके, ये ओवरऑल हेडिंग्स है। तो उस समय तक इंश्योरेंस का चला गया था। अग्निवीर के केस में इंश्योरेंस वो खुद पे नहीं करते, गवर्नमेंट पे करती है। ओके, कॉन्ट्रीब्यूटरी नहीं होती, तो ये पूरा अमाउंट गवर्नमेंट की तरफ से जाता है। तो एक्चुअली टेक्निकली स्पीकिंग अग्निवीर के केस में ये पूरा जो इंश्योरेंस है 48 लाख का, वो गवर्नमेंट की तरफ से पेमेंट होता है। 50 जो है वो बैंक का होता है, वो अलग से है, तो 98 हो चुका था उसमें। बाकी जो एक्स ग्रेशिया है उसके लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होती है, सारे सबूतों के साथ एस्टैब्लिश किया जाता है कि इट इज़ एट्रीब्यूटेबल टू सर्विस, क्या सर्कमस्टांसिस थे, क्या था। जब तक वो पूरा नहीं होता वो पेमेंट नहीं हो सकता। ये मैं ज़रूर बोलूँगा कि इस केस में इस कार्रवाई को टाइम लगा। क्यों लगा, वो रीजंस हो सकते हैं, मेरे पास उसके आंसर्स नहीं है, पर जब तक वो नहीं पूरा होता उसके बाद जैसे पूरा होता है वो एक्स ग्रेशिया पेमेंट क्लियर हो जाता है एंड वो सारा होगा। तो इसमें कोई ऐसा बिल्कुल भी डाउट नहीं है कि इसमें से कोई भी पेमेंट रोका जाएगा या उसके लिए नहीं दिया जा रहा है, या अग्निवीर के केस में स्पेशली कोई ढील डाली जा रही है, बिल्कुल नहीं है। तो वो मुद्दा अननेसेसरी पॉलिटिकल काइंड ऑफ कलर ला रहा था। प्रैक्टिकली यूनिट जो होती है वो अर्लीस्ट पे करना चाहती है।
सर, आप 40 साल वायुसेना में रहे और भारतीय सेनाओं में रिजर्वेशन का कोई सिस्टम नहीं है और अभी हाल में एक कंट्रोवर्सी हुई है। सरकार लैटरल एंट्री से कुछ सीनियर ब्यूरोक्रेट्स को अपॉइंट कर रही थी, लेकिन फिर वो रिजर्वेशन का विवाद आया और उसके बाद सरकार को उसमें कदम वापस पीछे खींचने पड़े। तो आपकी राय रिजर्वेशन को लेकर, सरकार में रिजर्वेशन को लेकर, और दूसरी इस लैटरल एंट्री में? देखो, जहाँ तक डिफेंस सर्विसेज का सवाल है, हमेशा से हमारा कोई रिजर्वेशन रहा है, ये मेरिट बेस्ड रही है। इलेक्शन टाइम पे भी इसका कुछ थोड़ा सा इशू उठा था कि ये अग्निवीर खाली ओबीसीज इन लोगों के लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। टोटली मेरिट बेस्ड है, टोटली। ओके, सिलेक्शन होता है, वो जो उसमें सिलेक्ट होते हैं, पास होते हैं, उनको शॉर्टलिस्ट किया जाता है, देर आफ्टर उनका फाइनलाइज किया जाता है। तो डिफेंस सर्विसेज में बिल्कुल नहीं है। दूसरी सर्विसेज में जहाँ रिजर्वेशन है, वहाँ एज पर करंट नॉर्म्स वो एक्शन हो रहा है। ये पर्टिकुलर इशू जो अभी रिसेंटली हुआ है, लेट इट सी हाउ इट पैन्स आउट, बट लेटरल एंट्री पहले भी हो चुकी है, ये कभी मुद्दा उठा नहीं था। तो अब इस मुद्दे को उठा के एक्चुअली थोड़ी नंबर ऑफ पोस्ट थी जिनके लिए उठा के वो अभी होल्ड पे हो गया है। तो इसको देखते हैं हम आगे क्या कार्रवाई होती है, तो उस पर हम भी देख रहे हैं। इट इज़ समथिंग दैट इज़ इन प्रोग्रेस। बट एज फार एज डिफेंस सर्विसेज इज कंसर्न्ड, ना तो रिजर्वेशन है, ना ऐसा कोई विचार है कि आना चाहिए, और सर्विसेज हमेशा इन चीज़ों में कभी इन्वॉल्व नहीं हुई, ना इन पे कभी भेदभाव किया। सर, जो ये लैटरल एंट्री में ये आर्गूमेंट यही दिया गया ना कि सरकार के पास स्पेशलाइज्ड ऑफिसर्स नहीं है, जिस तरह से दुनिया बदल रही है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, उसमें गवर्नेंस को चलाने के लिए। तो ये सारी चुनौतियां तो सेना को भी सामना करना पड़ता होगा, वहाँ भी स्पेशलाइजेशन वाला इशू रहता होगा। अगर वो सेना में उसकी ज़रूरत महसूस नहीं की गई इस तरह की एंट्री की, तो क्या सरकार में ऐसा कुछ होना चाहिए? नहीं, द टू आर नॉट कंपेरेबल। देखो, सेनाओं में जो हम अपनी इंडक्शन करते हैं, टू आर टोटली डिफरेंट इशूज़। तो बिल्कुल साथ में एक उस पर प्लेटफॉर्म पे डिस्कस ही नहीं करना चाहिए। जहाँ तक सेना का सवाल है, सारी ट्रेनिंग हमें जो चाहिए, हम उसको अग्निवीर को कहाँ ट्रेन करके कैसे यूटिलाइज़ करेंगे, ऑफिसर्स को कहाँ ट्रेन करके यूटिलाइज़ करेंगे, पायलट्स को कहाँ करेंगे, कंट्रोलर्स को किधर करेंगे, वो एक सेट प्रोसेस है। वो टाइम पे हम इम्प्रूव करते हैं डिपेंडिंग ऑन टेक्नोलॉजी, डिपेंडिंग ऑन इक्विपमेंट। एंड जितना हमें ज़रूरत है एक ऑफिसर या सोल्जर को ट्रेन करना, हम उसको पूरा ट्रेन करते हैं। तो ऐसा कभी किसी स्टेट पे सवाल नहीं है कि हमारी ट्रेनिंग कम है, देयरफॉर हम लैटरली लें। दूसरी बात, डिफेंस में लैटरली एक स्टेज पे लेके वो स्टेट पे कॉम्बैट केपेबल होना ज़्यादा मुश्किल है। ओके, सो दोनों सर्विसेज को इस हिसाब से कंपेयर नहीं करो। वहाँ की रिक्वायरमेंट्स अलग है, वहाँ के लॉजिक ऐसी चीज़ों को लिए करने के लिए अलग है, एंड वो उस हिसाब से देखा जाना चाहिए। सर, थोड़ा गेयर बदलते हुए सवाल है कि पॉलिटिक्स में आकर कैसा लग रहा है? पिछले 6 महीने का अनुभव कैसा है? देखो, अभी तो इनिशियल स्टेप्स हैं, मैं तो ज्वाइन किया है। अनुभव ऐसा है कि जहाँ जहाँ उनको मेरी एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है, वो मेरे से कंसल्ट करते हैं। जहाँ मैं सोचता हूँ कि मेरे को कुछ इनपुट्स देनी है, मैं अपनी इनपुट्स देता हूँ ऑन नेशनल सिक्योरिटी, जहाँ जहाँ मेरी एक्सपर्टीज़ है, ऑन डिफेंस मैटर्स, on everything to do with the industry, security, etc. नहीं, बड़ा बुनियादी, अगर एक बिल्कुल बेसिक डिफरेंस की बात करें तो सेना में डिसिप्लिन मैंडेटरी है, पॉलिटिक्स में अगर है भी तो ऑब्लिगेटरी है। सेना में आपसे कोई मिलने आता है तो वो अपने पद के हिसाब से आपको सम्मान देता है, आपको सल्यूट करता है। यहाँ कोई मिलने आता है तो सिफारिश लेके आता है या कोई काम लेके आता है। बड़े मतलब 180 डिग्री डिफरेंस है सर दोनों के उसमें। तो कुछ अभी तक आपने कुछ जो महसूस किया हो? नहीं, अभी उस स्टेज पे आए नहीं। सो ये सारे कॉम्प्लिकेशन आई थिंक आने वाले समय में जब होगा तब देखेंगे। आपने कहा कि जहां पॉलिसी मैटर्स में मेरी ज़रूरत होती है, सरकार या पार्टी जो है वो पूछती है, मदद लेती है। आप अपने लिए किस तरह का रोल चाहते हैं? मैं ये इस परिप्रेक्ष्य में पूछ रहा हूं कि निर्मला सीतारमण एक इकोनॉमिस्ट हैं, उनका बैकग्राउंड देखते हुए उन्हें देश का फिनेंस मिनिस्टर बनाया गया। एस जयशंकर जो हैं IFS से आए, उन्हें फॉरेन मिनिस्टर बना दिया गया। आप अपने लिए किस तरह का रोल देखते हैं सरकार के अंदर? देखो, इसमें यू ऑल्सो अंडरस्टैंड, इट इज़ नॉट टू डू विद मैं क्या चाहता हूँ। मेरी एक्सपर्टीज़ इज़ नोन, मैंने ज्वाइन किया है। नाउ इट इज़ पार्टीज प्रेरोगेटिव टू सी कि किस रोल में एम्प्लॉय करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं। तो इसमें ना तो मेरी तरफ से कुछ है कि नहीं मैं ये चाहूँगा देयरफॉर वो, या उस हिसाब से आए, या ना उन्होंने बोला कि नहीं हम ये करेंगे देयरफॉर आप आ जाओ। सो वो नहीं है। आई वांटेड टू कंट्रीब्यूट, मैंने ये चूज़ किया, आगे का पाथ ज्वाइन किया। अब जैसे जैसे पार्टी देखेगी, जैसे फिट देखेंगे, उस डायरेक्शन में काम करेंगे।
बिल्कुल सर, आई वुड पुट इट दैट वे स्ट्रेट अवे। नहीं, एक हाइपोथेटिकल सवाल है कि आप किस रोल में अपना बेस्ट जो है वो दे सकते हैं। मतलब मैं सीधा सवाल पूछूं तो देश का डिफेंस मिनिस्टर के तौर पे आपको अगर कहा जाए तो आप देश का डिफेंस मिनिस्टर बनेंगे? देखो, ऐसे सवाल पूछने का ना तो मेरे पास कोई जवाब है ना ही है। मैं अपनी तरफ से पूरी कंट्रीब्यूशन करूंगा, मेरी अपनी एक्सपर्टीज लेवल्स हैं, एंड जिस भी एरिया में पार्टी बोलेगी उस एरिया में कंट्रीब्यूट करेंगे, सिंपल। ठीक है सर, एक और सवाल है कि जनरल नरवणे की बात की अभी निधि ने, उनकी एक किताब उन्होंने एक किताब लिखी थी जो डिफेंस मिनिस्ट्री में अंडर स्क्रूटनी है। इतना लंबा करियर, 40 साल का आपका भी करियर रहा, उनका भी रहा, तो उनके अनुभवों को, उनकी एक्सपर्टीज़ को लोग पढ़ना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। आपको क्या लगता है कि ये कितना सही है, कितना गलत है कि एक एक्सपर्ट अपने किसी भी फील्ड से बाहर निकलता है, किताब लिखता है, अपनी ज़िंदगी के अनुभवों को शेयर करता है, और उनके ऊपर एक किन्हीं भी वजहों से, पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल वजहों से उसके ऊपर एक पहरा लगा दिया जाता है? देखो, एक प्रोसेस है। जब भी हम कोई किताब वगैरह लिखें तो एक ये हमेशा प्रोसेस होता है कि इट गोज थ्रू अ क्लियरेंस प्रोसेस। तो आई थिंक उसी का ये पार्ट है। ये कोई स्पेशली नहीं किया गया है एज पर माई अंडरस्टैंडिंग। कोई भी इस पर एक पॉलिसी है, कोई भी किताब लिखता है वो क्लियरेंस के लिए जाती है, उसके बाद क्लियरेंस होकर उसको पब्लिश किया जाता है। सो वी शुडंट रीड टू मच इनटू इट। आई थिंक इट्स पार्ट ऑफ द प्रोसेस। एंड कई मुद्दों पे डिपेंडिंग ऑन व्हेन यू रिटायर्ड, सेंसिटिविटी तो रहती है, यू नो, देयर आर इश्यूज। सो इट इज़ फॉर द गवर्नमेंट टू लुक एट वट एवर हैज़ बीन रिटन एंड देयर आफ्टर रिलीज। सो वी शुड अंडरस्टैंड इट एज अ प्रोसेस, नथिंग एट ऑल। सर नमस्कार। सर, एक मैं आपके कुछ पिछले बयान देख रहा था जब आप राजनीति में आए, तो आपने एक बात कही कि जो आप ये मोदी सरकार का कार्यकाल रहा वो आपके सेना के करियर का 7 साल सबसे बेहतरीन साल रहा। सर, जब हम लोग बड़े हो रहे थे या पढ़ाई भी कर रहे थे, मैं 7 UP एयर स्क्वाड्रन का कैडेट भी रहा हूँ BHU में पढ़ाई के दौरान, तो हम लोग हमेशा से ये सुनते रहे कि हमारी मिसाइल पाकिस्तान तक, कराची तक मार कर देती है, हमारी मिसाइल चाइना संघाई तक मार कर देती है। मतलब लगातार हमको ऐसी खबरें, हम हेडलाइंस पढ़ते रहे जो हमें ये इम्प्रेशन देती रही कि सेना हमारी बड़ी मजबूत रही है। और उस तमाम वॉर की हमारी हिस्ट्री भी है। 71 का वॉर हमने देखा है कि कैसे पाकिस्तान के 2 टुकड़े हमारे सेना ने कर दिए। तो जब आप ये कहते हैं कि ये 7 साल ज़्यादा बेहतर रहे, तो उसका क्या मतलब है? वो पिछले जो 33 साल थे वो उसके बनिस्बत ये 7 साल कैसे बेहतर रहे? नहीं, देखो, इस तरह के इसको ऐसे मत समझो। आप जानते हैं जब कारगिल हुआ था, तब कारगिल से पहले हमारी एक मॉडर्नाइजेशन ड्राइव हुई थी। हम लेट्स से 90s के एंड में, यू नो, हम एक अपने इक्विपमेंट को मॉडर्नाइज कर रहे थे, काफ़ी कुछ सक्सेस हुई। उसके बाद एक स्लम्प आया। जब कारगिल हुआ तब हमारी, अगर हम एयरफोर्स की बात करें तो हमारी कैपेबिलिटी इतनी थी कि जब हम अपनी LOC को क्रॉस नहीं कर रहे थे, दूसरी तरफ जो पाकिस्तान एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट थे, हमारी कैपेबिलिटी उनसे ज़्यादा थी। तो वो अगर इस तरफ को निगाह भी करते थे, इस तरफ को अप्रोच भी करते थे, तो हमारे एयरक्राफ्ट इमीडिएटली उस पर एक्शन लेते थे एंड वो हट जाते थे। तो अगर कोई भी एंगेजमेंट उस समय होती तो हम बहुत सुपीरियर पोजीशन में थे कारगिल टाइम। ओके, 1-2 दशक आगे आए हम, धीरे धीरे उन्होंने नई मिसाइल्स ले ली, नई कैपेबिलिटी ले ली US से, यू नो, कुछ बहाने करके और कुछ वो करके, और हमें ये भी बताया गया कि जो US से आ रहा है एक्चुअली ये इंडिया के अगेंस्ट यूज़ नहीं होगा, एंड इस तरह की सारे यू नो लॉजिक भी दिए गए। पर हमने अपनी ओन एनालिसिस किया कि नहीं, अगर ये कैपेबिलिटी है तो हमें उसको केटर करना पड़ेगा। हमारी ओन एक तो इंडिजिनस डिफेंस कैपेबिलिटी बिल्डअप नहीं हुआ जिस रेट पे होना चाहिए था। दूसरी बात, जो हम न्यू इंडक्शन करना चाहते थे उसमें काफ़ी टाइम लग रहा था। तो मेरा मतलब ये था कि जिस रेट पे हमने पिछले 7-8 साल में इम्प्रूवमेंट की, हमारे इक्विपमेंट की, हमारी इंडिजिनस प्रोडक्शन की, एंड जो हमारे क्रिटिकल परचेजेस थे, जो क्रिटिकल थे, कुछ सालों से अटके हुए थे, कई चीज़ें थी पाइपलाइन में थी, कुछ चीज़ें फाइनल स्टेज पे आके बंद हो गई थी, उसको दोबारा शुरू करना पड़ा, वो हमने सॉल्व किए। तो ये मतलब था कि हमारी कैपेबिलिटी में
जो शॉर्टफॉल्स थे उसको हमने पूरा करना शुरू किया, एंड हमारे इंडिजिनस कैपेबिलिटी, सबसे ज़रूरी इंडिजिनस कैपेबिलिटी को बिल्ड करने के लिए एक्शन लिया। तो इस तरह से मेरा मेन मतलब ये था कि जो सेनाओं के लिए होना चाहिए, जो कैपेबिलिटी बिल्डअप होना चाहिए, जो बेस होना चाहिए, वो डेवलप हुआ, वो ज़रूरी था, इसलिए मैंने ये कदम उठाया। जी सर, एक सवाल सर मेरा ये है कि जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो उस दौरान डिफेंस डील में कई तरह के करप्शन के आरोप लगे। जो बीजेपी जब सत्ता में आई तो उनकी जांच तेज़ी से शुरू हुई उन आरोपों की, बड़े बड़े राजनेताओं के नाम उनमें आए। जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उस पर बेस्ट मूवीज़ आई जो मिग की दुर्घटनाओं को हाईलाइट करने वाली मूवीज़ थी। लेकिन सर जब ये 10 साल पर हम खड़े हैं मोदी सरकार के, तो हमने उन मुकदमों को, उन मामलों को, उन करप्शन के घोटालों को किसी नतीजे पर पहुंचते नहीं देखा। आपको क्या लगता है कि क्यों इतना, जब ये नेशनल इंटरेस्ट का विषय है, हमारे डिफेंस से जुड़ा विषय है, राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा विषय है, तो अगर ये कहीं करप्शन हुआ है तो इसको त्वरित न्याय इसमें क्यों मिसिंग है? नहीं, आप किस केस की बात कर रहे हैं? कई जो केसेस हुए हैं उस पर काफ़ी कुछ प्रोग्रेस हुई। विमान सौदे जो हुए थे सर यूपीए के कार्यकाल में, जो फाइटर जेट्स, अगस्ता वेस्टलैंड का जैसा, हाँ, जैसे अगस्ता वेस्टलैंड के सब, हाँ, तो उस केस में जो भी कार्रवाई शुरू हुई थी, फर्स्टली जो भी लेट्स से बैंक गारंटीज एटसेट्रा जो कंपनी के अगेंस्ट काम करना था, नेशनल हमारे अपने पैसे होल्ड करने के लिए, वो सारे एक्शन हो चुके हैं। ऑन एक्शन फॉर पीपल हु डिड रॉन्ग, ऐसी चीज़ों में सारी इन्वेस्टिगेशंस कॉम्प्लेक्स होती हैं। ये पूरा मुद्दा सिर्फ इंडिया का नहीं है, कुछ लोग बाहर बैठे होते हैं, कुछ कंपनीज इन्वॉल्व होती हैं, कुछ उनके मिडलमैन इन्वॉल्व हैं, कौन कौन इन्वॉल्व है ये भी पता नहीं होता। तो ये सारा इतना आसान स्ट्रेट फॉरवर्ड केस नहीं होता कि एक कोई क्राइम हुआ है एंड अक्यूज सारे पता हैं। तो ये इन्वेस्टिगेशन एक कॉम्प्लेक्स होती है, इसको इन्वेस्टिगेशन को फ्रक्टिफाई करना, उसको पूरे एविडेंसेस को लाना, तो इट्स ए लॉन्ग प्रोसेस, इतना आसान नहीं है। बट मुझे ये भी नहीं पता इंटरनली कि ये किस स्टेज पे है, क्या हो रहा है। बट आई ओनली वांट टू कन्वे कि ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस होते हैं एंड उस पर जो भी एक्शन है वो चल रहा होगा। नहीं सर, ये सवाल मैंने इसलिए भी पूछा ना क्योंकि एक आपका बयान था कि सेना को राजनीति में नहीं घसीटा जाना चाहिए। हमने देखा है इतिहास में कि बोफोर्स सौदों को लेकर कितनी बड़ी सियासत हुई, और करगिल वार का भी आपने जिक्र किया, बड़ा हिट माना गया कि बोफोर्स तोप होने की वजह से हम एक एडवांटेज मिला, जबकि आतंकी और पाकिस्तानी सपोर्टर तो ऊपर बैठे थे, तो बोफोर्स की वजह से हम उनको गिरा सके। तो अल्टीमेटली वो किसी नतीजे पर पहुंचता हुआ नज़र नहीं आया और डिकेड इन्वेस्टिगेशंस हुए, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगे। तो क्या इन रक्षा सौदों को की जो जांच चल रही है वो कहीं महज राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में तो नहीं सिमट कर रह जाएंगे, या इनका कोई नतीजा पहुंचेगा? इस संदर्भ में ये बात मैं तभी तो मैंने बोला था कि ऐसे मुद्दों पे और ऐसे एक्विजिशंस पे राजनीति को नहीं लाना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल राफेल के केस में कहा कि ये गलत है, इसमें करप्शन हुआ, ये हुआ, एंड वो हमारे लिए बहुत एक अहम कैपेबिलिटी बिल्डअप था, एंड वो ऑलमोस्ट इफेक्ट होने वाला था। तो ऐसी चीज़ों पे राजनीतिक घेरे में लाके उनको स्टॉल नहीं करना चाहिए। तो यही मेरा मतलब था। सर, MiG-21, बाइसन, जैगुआर, तेजस, राफेल, बहुत सारे लड़ाकू विमान आपने उड़ाए हैं, और तेजस तो हम सब के लिए स्पेशल है। लेकिन मेरा सवाल आपसे कि RKS भदौरिया का फेवरेट फाइटर जेट कौन सा है, और तेजस आपको कैसा लगता है? वो भी तब जब हम आत्मनिर्भर भारत की करते हैं और वो मेड इन इंडिया है। या देखो, तेजस का जो मेरा रिलेशनशिप रहा है वो बहुत उसकी इनिशियल स्टेज से रहा है। 13th सॉर्टी ऑनवर्ड्स जब ये फ्लाइंग कर रहा था, तब से मैं इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व रहा हूँ। सो इसलिए तेजस फ्रॉम फ्लाइट टेस्ट एंड फ्रॉम टेक्नोलॉजी एंड फ्रॉम इंडिजिनस डेवलपमेंट, ये तो एक फाइटर है विच इज़ रियली क्लोज टू माई हार्ट, बिकॉज इसका जो जैसे फ्लाई बाय वायर है, इसके फ्लाई बाय वायर की पहली सॉर्टी मैंने की थी। इंडिया में फर्स्ट टाइम फ्लाई बाय वायर एयरक्राफ्ट फ्लाई हुआ था उस समय। मेरी सारी ट्रेनिंग इंडिया में हुई है टेस्ट पायलट की। तो ये नहीं कि हमने बाहर से ट्रेनिंग की, हमने बाहर से हेल्प ली, ये हमारी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट यहाँ की थी। हम फर्स्ट टाइम फाइटर फ्लाई कर रहे थे फ्लाई बाय वायर, हमने अपनी ट्रेनिंग से फ्लाई किया, हम सक्सेसफुल हुए। आज तक पूरे इस एयरक्राफ्ट की हिस्ट्री में फ्लाई बाय वायर रिलेटेड एक्सीडेंट आज तक नहीं हुआ। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो हम भी उस प्रोसेस का हिस्सा रहे हैं
जहाँ डिज़ाइनर्स के साथ मिलके इसको पूरे को उभरते हुए देखा। तो तेजस बहुत क्लोज है। जितने दूसरे फाइटर्स आपने बोले, मिग 21 पे मैंने फ्लाइंग शुरू की थी, उसके बाद जैगुआर पे ऑपरेशनली बहुत काम किया। दूसरे जहाज भी मिराज या हो या अभी रफ़ेल आए, उन पे फ्लाई किया, बट टू अ लेसर एक्सटेंट, इट इज़ जस्ट फॉर नोइंग अबाउट द एयरक्राफ्ट। तो ये सारी एक करियर का हिस्सा रहे हैं। तो बहुत मुश्किल है ये बोलना कि ये बेस्ट है, ये नंबर 2 है। अच्छा, सब अच्छे आपके हैं। करियर से ही एक ऑपरेशनल किस्सा याद आ रहा है, क्योंकि अभी आपने जैगुआर का जिक्र किया और हम ऑपरेशन सफ़ेद सागर का जिक्र करते हैं, तो ये किस्सा अपने आप आ जाता है कि कैसे जैगुआर में जीपीएस की मदद से आरकेएस भदौरिया का आइडिया ये था कि हम इसे बम फेंकेंगे। तो ये कहाँ से आया आपको आइडिया, और टेक्निकली मतलब ये एक्सपीरियंस उस समय में ये चीज़ आना ही और ये सोचना कि आपके पास साधन संसाधन पाकिस्तान से बेटर स्थिति में हम थे, लेकिन ये आइडिया आना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ये दिखाता है कि हमारी क्षमता संसाधनों के ज़रिए से भले ही पर्याप्त ना हो, लेकिन हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो इतने वेल इक्विप्ड और अवेयर्ड हैं कि हम इससे भी कैसे मौके निकाल सकते हैं। वो ऐसा था कि हम जब कारगिल हुआ तो डिप्लॉय हुए थे, तो जैसे ही हम डिप्लॉय हुए, जैसे ही हमने वो टारगेट सिस्टम स्टडी किया, वी रियलाइज्ड कि ये वो लोग यहाँ शोल्डर फायर्ड मिसाइल्स हिल टॉप्स पे आसानी से रख सकते हैं, एंड हमें थोड़ा अपनी लेवल ऑफ बॉम्बिंग एयरक्राफ्ट को हाई लेवल से करना पड़ेगा। हाई लेवल बॉम्बिंग, स्पेशली हिल्स का बॉम्बिंग थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। एक टेरेन रिलेटेड है, जैसे टारगेट्स जिस तरह लोकेटेड होते हैं वो लिमिटेशंस होती हैं, कभी कभी वेदर लिमिटेशंस आती हैं। तो जितनी हम एक्यूरेट बॉम्बिंग के लिए जो पास आना पड़ता है, वो सारा जो एनवलप है वो कम होता चला जाता है। तो इसलिए ये हमने किया था, एंड इसके लिए एक्चुअली हमने जीपीएस मार्केट से खरीदे। उस समय हम डिप्लॉयड थे, मैं किसी को भेज के बॉम्बे से मंगाई थी 2 जीपीएस वो करके, एंड फटाफट हम जैगुआर्स में हमें बॉम्बिंग के लिए हमने काफ़ी रिसर्च की हुई होती है। तो हमें इन टर्म्स ऑफ बॉम्ब्स की क्या ट्रेजेक्ट्री होती है, उसको कैसे यूटिलाइज होता है, मैनुअली करें तो कैसे करें, तो हमारी एक बेसिक कैपेबिलिटी इन जैगुआर फ्लीट काफ़ी हाई रहती है बॉम्बिंग को लेके। हमने उसी को यूज़ करके फिर जीपीएस को यूज़ करके इन्फॉर्मेशन को हाई लेवल बॉम्बिंग किया। तो हमने जैगुआर के लिए किया, इमीडिएटली उसका प्रोसेस बनाया। सिमिलर एक्टिविटी फिर हमने वो सारी फिगर्स एयरफोर्स को दी, अपनी कमांड को दी। सिमिलर एक्टिविटी मिग 21 पे हुई, 27, एंड कारगिल के टाइम एक्चुअली जीपीएस बेस्ड हाई लेवल बॉम्बिंग बिल्कुल उसने सारा बॉम्बिंग का फिलॉसफी चेंज कर दी। तो जो हमारी लिमिटेशंस आई थी बिकॉज ऑफ हाई ऑल्टीट्यूड, बिकॉज जिस तरह के टारगेट सडनली आए, उसको हमने इससे ओवरकम किया। तो ये उसकी खासियत थी। एक मतलब डिफेंस कॉरिडोर यूपी में बन रहा है और इसके साथ ही काफ़ी डील्स भी पहले से आ चुकी हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब हम मेड इन इंडिया की बात करते हैं तो कुछ परेशानियां भी हैं, कुछ ऑब्लिगेशंस भी हैं, और अपने आप में कुछ परेशानियां हैं जिनका सामना करते हुए आपको उन चुनौतियों से निपटना है। एक चुनौती ध्रुव हेलीकॉप्टर को लेकर के भी समय समय पर उठती हुई नज़र आती हैं। दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, कई बार सवाल उठे कि ध्रुव हेलीकॉप्टर में कोई कमियां खामियां हैं। एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि इसको रिकंसिडर करना चाहिए। तो आपके कार्यकाल के दौरान भी आपके पास भी कुछ ऐसी शिकायतें पहुंची होंगी, तो कैसे टैकल किया, और ध्रुव हेलीकॉप्टर को लेकर एक्चुअली इंडियन एयरफोर्स का क्या इनपुट है? देखो, जब इंडिजिनस बनाओ तब जितनी एविएशन फील्ड में होते हैं, चाहे फाइटर्स हों, चाहे हेलीकॉप्टर्स हों, चाहे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हों, जब इनिशियल डिज़ाइन करते हैं, उसको फ्लाई करना शुरू करो तो कॉम्प्लिकेशंस तो रहती हैं। ओके, हेलीकॉप्टर्स की एक स्पेशल कॉम्प्लिकेशन होती है टू डील विद रोटर्स, गियर बॉक्स, वो एक क्रिटिकल पार्ट होता है। उसको अगर मैंने तेजस के बारे में थोड़ी ऑलरेडी बात की थी, हेलीकॉप्टर्स के बारे में अगर मैं बोलूँ तो इनिशियल जो कुछ एक्सीडेंट हुए, कुछ वीकनेसेस सामने आई, पर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जब इंडिजिनस इंडस्ट्री का प्रोडक्ट होता है तो हमें उस चीज़ को एज पार्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड पार्ट ऑफ रिस्क देखना पड़ता है, देखना चाहिए, और हमने उसी तरह देखा। जो हम फॉरेन से जहाज़ लेते हैं, क्या उसमें एक्सीडेंट नहीं होते? उसमें भी एक्सीडेंट होते हैं, बट कभी कभी हाइप, हमारे जब इंडियन इंडस्ट्री के एयरक्राफ्ट होते हैं उसमें एक्सीडेंट होते हैं, तो हाइप कभी कभी ज़्यादा हो जाती है। तो ये सारे को बैलेंस करना ज़रूरी है। ये जानना ज़रूरी है कि वो क्यों हुआ एक्सीडेंट,
उसकी रेक्टिफिकेशन क्या करनी है, एंड ये प्रोसेस बहुत जल्दी होता है, HAL के साथ बहुत क्लोज इंटरेक्शन होता है, एंड उसको सबको हैंडल किया गया। एंड आज की तारीख में ध्रुव एयरक्राफ्ट एक बहुत सक्सेसफुल मॉडल है। आज की तारीख में ध्रुव, ये जो इनिशियल प्रॉब्लम्स आप बोल रहे हैं, वी आर बिहाइंड इट, मोर और लेस बिहाइंड इट। ओके सर। सर एक सवाल और बहुत छोटा सा, और एक्सपोर्ट को रिलेटेड जो बोल रहे थे, वो एक इशू है जो हमारी इंडस्ट्री को देखना पड़ेगा, बिकॉज ये एक DPSUs की प्रॉब्लम है कि एक कल्चर प्रॉब्लम है। जो प्राइवेट सेक्टर है, कॉर्पोरेट्स होते हैं, वो एक्सपोर्ट्स को एंड सपोर्ट जैसी रिक्वायर्ड है उसको अच्छी तरह से हैंडल करते हैं। ये HAL का एक थोड़ा सा ड्रॉबैक रहा है कि एक्सपोर्ट्स की तरफ ना ज़्यादा ध्यान था, ना ज़्यादा फोकस था, एंड जब सक्सेसफुल हुए तो उसको आउट एंड आउट सपोर्ट नहीं किया गया। ओके, उसके कई रीज़न हो सकते हैं, ये उन्होंने जान के नहीं किया, बट कई रीज़न ऑर्गेनाइजेशनल होते हैं, कई रीज़न स्ट्रक्चरल होते हैं। तो बट इस इशू को सॉल्व करना ज़रूरी है। आज की तारीख में ध्रुव, डॉनियर डिज़ाइन तो इम्पोर्टेड है, बट अदरवाइज ध्रुव देखा जाए, एंड तेजस, इनका एक्सपोर्ट पोटेंशियल बहुत हाई है। जैसे ब्रह्मोस एक्सपोर्ट हुई है, उससे ज़्यादा पोटेंशियल एक्चुअली इनमें है, एंड हमको इसको इवॉल्व करना चाहिए, इसको एक्सप्लॉइट करना चाहिए। जी सर, एक और बस छोटा सा सवाल है मेरा। 5th जनरेशन फाइटर जेट पर पूरी दुनिया का फोकस है, दुनिया भर की एयरफोर्स 5th जनरेशन फाइटर जेट्स पर काम कर रही हैं। एमका भारत के लिए एक बहुत मजबूत ताकत बन सकता है, लेकिन इन सब के बीच में पाकिस्तान भी चीन से F-35C लेने की कोशिश में है, 5th जनरेशन फाइटर जेट। तो एयरफोर्स के लिए ये कितना ज़रूरी है और आप इसको कैसे देख रहे हैं? एयरफोर्स के लिए हमारा अपना 5th जनरेशन डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट इसीलिए ऑलमोस्ट 4 साल पहले 5th जनरेशन का इन प्रिंसिपल अप्रूवल वगैरह हमने पूरी तरह से सपोर्ट किया। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जहाँ तक हमारे 5th जनरेशन का सवाल है, इसका काम एक्चुअली 7-8 साल पहले शुरू हुआ था एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी में, जिसने LCA बनाया। तो 5th जनरेशन का इनिशियल डिज़ाइन वर्क, इनिशियल थॉट प्रोसेस, इनिशियल वो काफ़ी पहले शुरू हो गया था। तो एयरफोर्स ने पूरी तरह सपोर्ट किया 5th जनरेशन को। प्रोजेक्ट ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। आने वाले समय में हमारा अपना एमका सक्सेसफुल होगा। आई थिंक 6-7 ईयर्स में इट शुड स्टार्ट फ्लाइंग, 10 ईयर्स में इंडक्शन होना चाहिए रफली। ये सिचुएशन है। होगा कि नहीं होगा, एज फार एज आई एम कंसर्न 100% होगा। ओके, पाकिस्तान वो 5th जनरेशन ले रहा है, येस, बट वो चाइना से ले रहा है। उनकी अपनी डेवलपमेंट नहीं है। कुछ एरियाज़ में उन्होंने अपने डेवलपमेंट जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है काफ़ी डेवलप किया है, बट इस कैपेबिलिटी को वहाँ से ले रहा है। जब भी एयरक्राफ्ट इंपोर्ट करो उसकी अपनी कॉम्प्लिकेशन होती हैं, उसकी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, अपने वो होते हैं। वो जितना ज़्यादा जहाज़ लेंगे, कितना वो कर पाएंगे, क्या उनकी इकोनॉमिक हालत है, उनके कंट्री में क्या हालत है, आप सब लोग जानते हैं। तो हमारे लिए अब पाकिस्तान इतना बड़ा इशू नहीं है, ना हम उस तरफ ज़्यादा देखते हैं। वो कैपेबिलिटी ले भी रहा है तो हम उसको असेस ज़रूर करेंगे, उसको केटर ज़रूर करेंगे, बट हमारा ध्यान चाइना की तरफ है। एंड ये समझना ज़रूरी है कि चाइना की तरफ रख के हम अपना डेवलपमेंट करें, कैपेबिलिटी का, अपना ओवरऑल कॉम्बैट जो रिक्वायरमेंट्स हैं एंड कैपेबिलिटी है, तो ये सब केटर हो जाएगा। एंड चाइना के इक्विपमेंट में काफ़ी आप रिसर्च कर ही रहे होंगे, प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो आई होप ऑल दैट विल रिमेन इन टाइम टू कम। सर, आपने चाइना की बात की, तो जिस तरह से चाइना लगातार वेपन्स बना रहा, जिस तरह से वो AI सेना बना रहा है, वो जिस तरह से आगे बढ़ा, और अगर फाइटर जेट्स के मामलों को भी देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं बहुत आगे चल रहा। तो सर, क्या एमका लाने में देरी हुई है? क्या एमका अभी तक भारत में बन जाना चाहिए? सीधा आंसर तो यस है कि देरी हुई है। ओके, अब क्या हम वही डिस्कस करते रहें? तो मेरा मानना ये है कि अब जो हुआ है उसको तो भूल जाओ। अभी हमें फोकस करना चाहिए, ऑलरेडी क्लियर्ड है, एज ए नेशन हमको फोकस करना चाहिए कि इसको अर्लीस्ट रोल आउट करो, इसको अर्लीस्ट सक्सेसफुल बनाओ। कोई भी डिस्ट्रैक्शन ना हो कि अब कोई और जहाज करो, ये करो। तो इसको अब सक्सेसफुल बनाना, जल्दी से जल्दी लाना, एंड हमारे इंडिजिनस एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में इसकी जो भी रिसर्च रिक्वायरमेंट्स हैं उसको पूरा करना, उस पर फोकस करके इसको करना चाहिए। मेरे ख्याल से वो सही रहेगा। गलवान क्लैश के दौरान राफेल फाइटर जेट्स की डिप्लॉयमेंट के बारे में अगर आप बता पाएँ, कैसी रेडीनेस उस वक्त थी? जब गलवान हुआ तब राफेल नहीं थे हमारे पास। उस समय हमने
जो भी एक्शन लिए जो हमारे पास थे, काफ़ी कैपेबिलिटी थी हमारे पास, Su-30 थे, MiG-29 मिराजेस, जैगुआर्स। तो गलवान की इनिशियल जो हमने डिप्लॉयमेंट की, इनिशियल रिस्पॉन्ड किया, हमने अपने एग्जिस्टिंग जो हमारे पास कैपेबिलिटी वो सारा किया। तो जब गलवान शुरू हुआ तो राफेल यहाँ नहीं थे, पर जब राफेल इनिशियल रेडी हुए तब हमने राफेल को फ्रांस से डायरेक्ट फ्लाई किया इंडिया में। तो एयर टू एयर रिफ्यूलिंग करके फर्स्टली हमने जो ट्रांजिट टाइम है, नहीं तो हॉप करके आते थे, तो डायरेक्ट लाए, तो एक दिन में आ गए। इंडिया में आते ही जो फर्स्ट कॉर्डन में पहले 3 जहाज आए, हमने विद इन अ वीक उनको, वो कोविड का टाइम था, तो कोविड के प्रिकॉशन रखते हुए, उनको सब टेस्ट करते हुए, उनको यहाँ पे फ्लाइंग करके विद इन अ वीक दे वर ऑलरेडी फ्लाइंग इन द ऑपरेशनल एरिया कंसर्न विद गलवान। तो इंडिया आने के बाद आई थिंक ये जून एंड या जुलाई की बात है शायद, तो तब ये गलवान एरिया में फ्लाई करना शुरू कर दिया विद इन अ वीक। तो वो ज़रूरी है, जैसे ही जहाज आए इमीडिएटली हमने उस एरिया के लिए डिप्लॉय किया, एंड दैट वाज नोटिस्ड। इनफैक्ट जैसे ही हमने ये किया तो चाइना ने अपने लेटेस्ट जहाज J-20 वहाँ पे उस एरिया में ले आए, उस पोजीशन किया, तो आप वो जानते हैं। उसके बाद हमने एक उस पर अपने ऑपरेशनल मिसाइल भी फायरिंग प्रैक्टिस के लिए अपना हमारे पायलट्स को दी। तो ऑपरेशनली ये फास्टेस्ट इंडक्शन था, एंड इंडक्शन के बाद फास्टेस्ट डिप्लॉयमेंट था। इतना फास्ट डिप्लॉयमेंट हमने पहले कभी नहीं किया। सर, तो LAC की चाइना की बात हो रही है, तो एक सवाल उससे ले लेता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ूंगा और कुछ और दूसरे पहलू के सवाल है मेरे पास। चाइना की ताकत को लेकर बहुत तरह के अलग अलग कयास हैं, और चाइना के बारे में कहा जाता है कि बहुत मिस्ट्री है, पता नहीं है एक्चुअल फिगर्स क्या हैं। आपने अपने लेवल पर भी आप लोगों ने एक्सेस किया होगा कि चाइना किस तरह के स्ट्रेंथ को रखता है और कितनी बातें वो करता है और एक्चुअली क्या है। तो आपको क्या लगता है कि चाइना के अंदर भी जो हाइप क्रिएट किया गया है वो एक तरीके से कथित तौर पर घोस्ट आर्मी क्रिएट करके किया गया है, या घोस्ट पावर के तौर पर अपने आप को दिखाने की कोशिश करता है? क्योंकि इंगेजमेंट कहीं नहीं है उसका। लाइटर नोट पे सलामी वो जो करता है, स्लाइसिंग करता है, या फिर छिटपुट जिस तरीके की वो साउथ चाइना सी में हरकतें करता है, तो उसे मतलब वो छोटी हरकतें हैं वो बेसिकली। बड़े इंगेजमेंट्स में उसको नहीं देखा गया है। आप लोगों ने कितना एक्सेस किया है उसको? क्या एक्चुअली वो कितना ताकत पोजेस करता है वो? इसमें दोनों एलिमेंट्स हैं। एक ओवर हाइप्ड एलिमेंट, इंफॉर्मेशन वॉर, या जितनी कैपेबिलिटी उससे ज़्यादा बताना, कहीं कहीं नई कैपेबिलिटी दर्शाना जो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती या पेपर पे है, या उसके कुछ अंश तैयार हैं एंड उसको ज़्यादा करके बताना। तो एक वो एलिमेंट है, उसको एसेस करना ज़रूरी है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हम उनकी जो एक्चुअल डेवलपमेंट है उसको मिस ना करें। तो ये समझना ज़रूरी है कि चाइना की जितना उन्होंने पिछले 3 डिकेड्स में डिफेंस में स्पेंड किया है, एंड जितनी एनर्जी लगाई है, जितना रिसर्च किया है, जितना उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग को चेंज किया है, वो बहुत है। इसमें बहुत पैसा लगाया गया है, बहुत एनर्जी लगाई गई है, एंड इंक्रीजिंगली नाउ AI और स्पेस में, साइबर में भी यही इफेक्ट देखा जा रहा है। तो उस रियल कैपेबिलिटी इन्हांसमेंट क्या हुआ है, चाहे वो फाइटर्स में, चाहे ट्रांसपोर्ट जहाज हो, हेलीकॉप्टर्स हो, आर्मी इक्विपमेंट हो, टैंक हो, वो हमें पता है, वो हम उसको स्टडी कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ है। वो समझना ज़रूरी है, उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये बात सही है कि कुछ एरियाज ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट, फॉर एग्जांपल अगर उनके इंजन्स को लें, उनके कई चीज़ें दूसरों से कॉपीड होती हैं। चाहे इंजन्स हैं, फॉर एग्जांपल रशिया के कॉपी हैं, कुछ डिज़ाइंस US के कॉपी हैं। तो वो इस टेक्नोलॉजिकली स्टेज में नहीं है जितने एडवांस हैं, जितने रिलायबल हैं, बट फिर भी उनकी रिलायबिलिटी अब बढ़ रही है। तो ये समझना ज़रूरी है कि उनकी एडवांसमेंट्स क्रिटिकल एरियाज़ में काफ़ी ज़्यादा हुई है। हमको उसको देखना चाहिए और अपनी कैपेबिलिटी जो हमारे लिए रिक्वायर्ड है, उनसे कोई कंपटीशन करने की ज़रूरत नहीं है इन नंबर्स, बट इन टेक्नोलॉजी कंपटीशन करने की ज़रूरत है। इन क्रिटिकल एसिमेट्रिक कैपेबिलिटी बनाना ज़रूरी है। AI और साइबर में हमें नए स्टेप्स लेना एंड स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेना ज़रूरी है। स्पेस रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना एंड उसको इंटीग्रेट करना ज़रूरी है। तो उसको हमें नहीं हल्के में लेना चाहिए। डिफेंस कॉरिडोर जो बन रहा है यूपी के अंदर, उसमें आपकी बहुत अहम भूमिका है। सलाहकार के तौर पर आप अभी वहाँ अपनी सेवाएं भी दे रहे हैं।
क्या लग रहा है, इस तरह की चीज़ों का ग्रोथ वाकई में भारत में हो पाएगा, या हम क्या करने की ज़रूरत है? रिसर्च में हमें और पैसा डालने की ज़रूरत है। सरकार को इस तरफ वाकई में सोचना चाहिए कि हम कब तक दूसरों से तकनीक ट्रांसफ़र और तमाम चीज़ों से जूझते रहेंगे, या कुछ अपना भी खड़ा करें, कंक्रीट खड़ा करें। तो इस दिशा में क्या कुछ हो रहा है सर? नहीं, बिल्कुल, ये बहुत अहम सवाल है। एंड आई थिंक ये एक एरिया है जहाँ सबसे ज़्यादा बड़ा बदलाव आया है। अगर पिछले 10 साल में मैं देखूं कि क्या क्या बड़ा किया है, या क्या ये ओरिएंटेशन जो चेंज हुई है कि हमें अपना बनाना है, ओके, हर फील्ड में। तो जैसे आप डिफेंस कॉरिडोर की बात कर रहे हैं, जब अब यूपी में 6 जगह सेटअप हुआ है, आपको पता ही है, चाहे लखनऊ, कानपुर, आगरा, अलीगढ़, चित्रकूट, झांसी, वो सेटअप होना ऑलरेडी शुरू हो गया। कुछ कंपनीज ने मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी है, बाकी कंस्ट्रक्शन चल रही है। आने वाले समय में यूपी एक गढ़ बन जाएगा डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग का। सिमिलरली तमिलनाडु में एक डिफेंस कॉरिडोर है। एंड ओनली डिफेंस कॉरिडोर्स में नहीं, बाकी जगह जहाँ ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे आप बेंगलोर लें, हैदराबाद बेस लें, चेन्नई लें, कोयम्बटूर लें, बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी डेवलप हुई है। ये हमारा एक ऑलरेडी एक बेस बना है, लार्जली DPSUs रिलेटेड, बट नाउ इंक्रीजिंगली प्राइवेट सेक्टर जिसमें आ रहा है। इसको हमें नेक्स्ट स्टेप पे ले जाना है। तो जो आप सवाल पूछ रहे हैं, क्या ये होगा, क्या ये संभव है, और क्या R&D और करना ज़रूरी है? ये बिल्कुल होगा अगर हम इसी तरह से फोकस से इसको काम करते रहें। एंड आत्मनिर्भरता का जो पिलर है, उसकी सबसे बड़ी ज़रूरत ये है डिफेंस में आत्मनिर्भर बनना। और इसमें R&D पे हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। R&D नॉट ओनली फ्रॉम DRDO साइड, बट ऑल स्टार्टअप्स, प्राइवेट सेक्टर, उसमें R&D का स्कोप बहुत है। इन आर IITs, उसको फ्रक्टिफाई करना, हमारे इकोसिस्टम को बदलना, प्रॉपर इकोसिस्टम सेटअप करना, इससे जो रिलेटेड सपोर्ट रिक्वायरमेंट है, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे लेट्स से फंडिंग की रिक्वायरमेंट हो, चाहे पॉलिसीज़ की रिक्वायरमेंट हो, जो इसमें काफ़ी काम हो गया कि अगर आप बना रहे हैं हम इंपोर्ट नहीं करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी सपोर्ट है कि अगर हमारी इंडस्ट्री से आ रहा है हम इंपोर्ट नहीं करेंगे। इसी तरह से हमें इन सब चीज़ों को आगे बढ़ा के मेक इन इंडिया एंड फाइनली डिज़ाइन एंड डेवलप इन इंडिया, वो क्रक्स है। तो डिज़ाइन एंड डेवलप अगर हम करेंगे, अपने IPs करेंगे, तो कोई डाउट नहीं है कि जो हम विकसित भारत का जो विजन है प्राइम मिनिस्टर का 2047, ये सब उस तरफ जाएगा। तो सबसे बड़ा बदलाव मैं देखता हूँ वो इस डायरेक्शन में है कि हम इतना बड़ा स्टेप ले रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम केपेबल हैं और हम इस दिशा में काम करेंगे। एंड मेरे को कोई डाउट नहीं है, अगर हम काम करेंगे तो हम क्यों नहीं सक्सेसफुल होंगे। सर, दो तरफा जो चुनौती है हमारे सामने, एक तरफ पाकिस्तान और एक तरफ चाइना, उसको लेकर तैयारियां हो रही हैं, उस पर कोई वैसा सवाल तो नहीं है, लेकिन बेचैनी है क्या सरकार के अंदर कि MQ-9 आना था अमेरिका से, वो डील अटका हुआ है। रूस से S-400 का जो पूरा स्क्वाड्रन आना था अब तक वो नहीं हो पा रहा है, वो डिले है। तो ये जो अहम क्रूशियल समझौते थे जो भारत की सीमाओं को और ज़्यादा सुरक्षित करते, ताकत में बहुत ज़्यादा इजाफा करते, इस तरह की चीज़ों का अटकना क्या सरकार को परेशान कर रहा है? नहीं, ये छोटे मोटे जो डिले होते हैं कोई ऐसी बड़ी परेशानी की बात नहीं है। जहाँ तक S-400 का सवाल है, वो कुछ डिलेज़ हैं, नेचुरल है, बट वो सब सॉल्व किया जा रहा है, वो होगा। MQ-9 का भी कुछ जो आपने डिले की बात की, वो सब सॉल्व होगा, ऐसी कोई बड़ी बेचैनी की बात नहीं है। बट मैं इस मुद्दे पे ये बोलना चाहूँगा कि दीज आर ऑल अपॉर्चुनिटीज़ एंड फॉर आवर ओन प्राइवेट सेक्टर। फॉर एग्जांपल हमारे जो S-400 की हमारी जो इंडिजिनस डेवलपमेंट है, उस प्रोजेक्ट जो DRDO कर रहा है, उसको और तेज करने की ज़रूरत है। ये सब हमारे लिए लेसन्स हैं कि जब तक अपनी कैपेबिलिटी नहीं होती तब तक हम इस फील्ड में स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते। आने वाले समय में हमें रीजनल पावर बन के उभरना है एंड अपने मुद्दे सारे अपने दम पे करने हैं, तो ये कैपेबिलिटी ज़रूरी है। तो मैं बोलूँगा हमें कंसंट्रेट करना चाहिए अपनी ओन इंडस्ट्री पे, एंड ये जो आ रहे हैं बाहर से छोटे मोटे इश्यूज हैं वो सॉल्व होके आएंगे। सर, जो रीजनल पावर के तौर पर उभरने की बात हो रही है, मुझे याद है आपसे बहुत अच्छे संबंध रहे जनरल रावत साहब के, लेकिन उन्होंने एक सवाल हुआ और सवाल में उन्होंने, मुझे नहीं पता है कि वो किस मूड में थे उस वक्त, और उन्होंने जो कह दिया कि सेना की सहायक भूमिका में,
और ये बात जब आपके पास पहुंची तो आप जो है मतलब आपके संबंध अच्छे रहे जनरल रावत साहब से, ये सबको मालूम है, लेकिन आप नाराज़ हुए थे उस जवाब को सुनकर कि एयरफोर्स को आप सहायक कैसे कह सकते हैं जबकि उसकी बहुत क्रूशल भूमिका है। और आपने पब्लिकली आपने भी फिर इस पर बयान दे दिया। आपकी उसके बाद मुलाकात भी हुई थी, तो वो जो डिसएग्रीमेंट था बेसिकली ख्यालातों का, वो किस तरफ गया और किस तरह की बातचीत हुई थी उस वक्त? नहीं देखो, पहली बात मैं नाराज़ बिल्कुल नहीं था। आपको कॉन्टेक्स्ट याद होना चाहिए। हाँ। ये बैक टू बैक एंगेजमेंट था। उनका कोई एड्रेस था एंड उसके वो बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल उनसे पूछ प्रेस लिया। कॉन्फ्रेंस में नहीं था, ये बैक टू बैक था। एक प्रोग्राम था, उनका कुछ एड्रेस था एंड उनके फिर क्वेश्चन आंसर थे। जी। किस चैनल पे थे? आई थिंक इंडिया टुडे के थे। हाँ। नहीं, एक सवाल के जवाब में उन्होंने तो उन्होंने ये बोला एंड उसके बाद उसके इमीडिएटली बाद में ये नहीं था कि मैंने सुना शाम को मैंने कुछ रिएक्शन किया, नाराज़ हो गया, ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने अपना कमेंट किया था, तो उसके बाद मेरा एड्रेस था और जब मेरा क्वेश्चन आंसर सेशन था विद द न्यूज़ चैनल विद द एंकर, तो उन्होंने ये सवाल पूछा, तो उसमें मैंने अपना रिस्पॉन्स दिया कि नहीं ऐसा नहीं है। तो ये इशू रिस्पॉन्ड करने का या डिसएग्रीमेंट का उस सेंस में नहीं है। इट इज़ अ सर्विस इथोस की, ये जो हमारा एयरफोर्स का जो ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट है, जो ऑपरेशनल यूटिलाइजेशन है, जिस तरह से हम सोचते हैं, फिलॉसफी है, वो जिस तरीके से बोला गया था वैसा नहीं है, ये अलग तरीका है, वही मैंने बोला था। लेकिन सर वो मैं बस एक बात जोड़ रहा हूँ, ये चूंकि इसको इसलिए हम लोगों ने पढ़ा उस तरह से क्योंकि इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स की बातचीत चल रही थी और ये बात हर किसी को मालूम था कि आप बहुत मोटे तौर पर इस बात को अंडरलाइन कर रहे थे कि एयरफोर्स की भूमिका कहीं भी इसमें कमतर नहीं आकी जानी चाहिए और हमारे पास भी बराबर की जिम्मेदारी होनी चाहिए। जैसे किसी थिएटर कमांड में सेना के पास होगी तो वो हमें भी चाहिए फिर पावर कहीं एक और सेक्ट में, इसलिए हम लोगों ने उसको इस तरह से जरूर देखो, ये समझना जरूरी है कि आने वाले समय में एयर पावर की भूमिका बढ़ती ही जाएगी। अभी भी बहुत अहम है, बढ़ती जाएगी। तो जो भी इंटीग्रेशन हो उस पर हमारा क्या मतलब है इंटीग्रेशन का, कि हमारी सिनर्जी बढ़नी चाहिए। हमारी तीनों सेनाओं की जब हम इंटीग्रेट करके हमारी प्लानिंग इकट्ठी होनी चाहिए, हमारी कैपेबिलिटी एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ पावर तीनों सर्विसेज की आइडियल होनी चाहिए, ऑप्टिमम होनी चाहिए। तो अगर इस तरह से यूटिलाइज किया जाए या इंटीग्रेट किया जाए या स्ट्रक्चर किया जाए, जहाँ ये नहीं होता है तो वो गलत होगा। फाइनली हम क्या करना चाहते हैं? फाइनली हम थिएटर ऐसा बनाना चाहते हैं जिससे हम कोई भी आने वाले समय में कोई भी जो भी थ्रेट हो उसको अच्छी तरह से डील कर पाएँ, बेस्ट डील कर पाएँ। सो इट वाज इन दैट सेंस कि इसको प्रॉपरली इंटीग्रेट होना चाहिए। जो हमारे कैपेबिलिटीज़ हैं उसको समझ के इंटीग्रेट होना चाहिए। हमारी कुछ लिमिटेशंस हैं, फॉर एग्जांपल हमारे नंबर्स क्या हैं। अगर आप मेरे को 60 स्क्वाड दे दो और बोलो कि 3 थिएटर कमांड बननी है, हर एक में आप कुछ फाइटर्स दे दो, बहुत आसान है, दिया जा सकता है। यूएस ऐसे करता है, बहुत कैपेबिलिटी है। बट जहाँ हमारे हैं, जितने हमारी कैपेबिलिटी है उसको आप बोल दो कि इसको भी डिवाइड करके डाल दो एंड खाली थोड़ी बहुत सपोर्ट है, वो ऐसा नहीं है। सो इट वाज इन दैट सेंस, वो सब इंटरनल डिस्कशन था, ऐसा कुछ नहीं है। जिस संदर्भ में वो बात आई उसी संदर्भ में मैंने बोला कि ऐसा नहीं है, दूसरे बात वहीं खत्म हो गई थी। हमने इनफैक्ट सेम इवनिंग इसको डिस्कस किया। देयर आफ्टर देयर वाज नो दिस थिंग। तो बाहर इसकी चर्चा ज़्यादा थी, अंदर हमारे बीच में तो शाम तक खत्म हो गई थी। हाँ, नहीं बिल्कुल वो बात सही है। और आपके संबंध हमेशा ऐसे रहे हैं कि आज भी जब जनरल रावत साहब नहीं है तब भी आप उनके मेमोरियल के कार्यक्रम में जाते हैं और आपकी उसमें सहभागिता भी है, ये हम सबको मालूम है। सर एक कदम आगे बढ़ूँगा, थोड़ा नए किस्म का सवाल है, पता नहीं आपको कैसा लगेगा। प्राइवेट आर्मी के बारे में क्या सोचते हैं आप? इंडिया को भी पोजेस करनी चाहिए प्राइवेट आर्मी, ऐसी दिशा में सोचनी चाहिए जैसे रूस के पास वैगनर ग्रुप है, ऑस्ट्रेलिया में यूनिट सर्विसेज है और इसी तरीके की कुछ और, जैसे अफगानिस्तान के अंदर एशिया सिक्योरिटी ग्रुप है। तो इस तरह की ये जो प्राइवेट आर्मीज़ कही जाती हैं उस दिशा में आप क्या सोचते हैं? चूँकि आप लोगों के पास तो बहुत नेक्स्ट लेवल इंफॉर्मेशंस और तमाम चीज़ें होती हैं। तो मैं तो ये सोचता हूँ कि इनकी चर्चा ही नहीं होनी चाहिए हमारे संदर्भ में। एंड जो हमारी आर्मी है, जो कैपेबिलिटी है, उसमें ये जो पॉलिटिकल करके पुशपुल हो रहा है उसको सब बंद करना चाहिए। जो हम हैं उसको अच्छी तरह से डील करके अच्छी तरह से प्रोग्रेस करें, बेस्ट करें। इन सब की यहाँ रिक्वायरमेंट है ही नहीं। अच्छा,
सर एक तस्वीर मैं दिखाऊंगा आपको। ये वो तस्वीर है, इसका जिक्र भी हमने आपसे किया था। किस तरह की यादें हैं जब एक लंबे जीवन के यात्रा के बाद जब आप इस तस्वीर को देखते हैं तो क्या कुछ याद आता है जवान RKS भदौरिया को देख के? ये मेरे पहले स्क्वाड्रन की तस्वीर है। उस समय मैं आई थिंक पायलट ऑफिसर था। हाँ, या शायद फ्लाइंग ऑफिसर बन गया था, आई डोंट रिमेंबर। ये उस समय की तस्वीर है जी। मेरा पहला फाइटर स्क्वाड्रन 23 स्क्वाड्रन था, MiG-21 एयरक्राफ्ट था। एंड आई थिंक ये तस्वीर तब आई थी बाहर जब मैं रिटायर हो रहा था। लास्ट मंथ में मैंने MiG-21 फाइटर फ्लाई किया था, वही फाइटर एंड सेम स्क्वाड्रन में, सेम बेस से, जहाँ मेरा पहला फाइटर उड़ान थी। तो तब ये तो इट्स नॉस्टैल्जिक फॉर मी। एंड एक समय था जब मेरा वेट बहुत कम था। सर बचपन की क्या यादें हैं? बचपन के दोस्त अभी भी आपसे संपर्क में हैं? ऑफ कोर्स बहुत। तो वो लोग जब आपसे बात करते होंगे, आपके जो बचपन के दोस्त हैं, तो वो टेंजेंट अलग होता है दोस्तों, बचपन के दोस्तों की बातचीत का। आपके पास बहुत गंभीर भूमिका रही अच्छे वक्त तक इस देश में वायुसेना प्रमुख के तौर पर, और उसके अलावा तमाम स्क्वाड्रंस को भी जब आपने लीड किया। तो जब आप अपने दोस्तों से मिलते थे तो दोस्त भी आपको उतनी गंभीरता से लेते थे, या आपके फ्रेंड सर्कल में आपको भी बुली वुली किया जाता था? नहीं, बिल्कुल बुली किया जाता है। दोस्त कभी गंभीरता से नहीं लेते। इट्स मिक्स बैग। अगर स्कूल के दोस्त देखा जाए तो एक पीरियड होता है, सर्विस में इतने बिजी हो जाते हैं कि थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो जाता है, बाद में फिर कैचअप हो जाता है। और एक होता है हमारे ट्रेनिंग के विद इन सर्विस जो इनिशियल बैचेस हैं, हमारे बैचमेट्स एंड दोस्त, सो दोनों का। एंड उस सब में कई इश्यूज होते हैं जो गंभीरता से लिए जाते हैं, कई इश्यूज हैं इट्स लाइक फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स में यू आर इक्वल अमंग्स इक्वल, सो कोई ऐसा है वो नहीं है डिफरेंस। सर पॉलिटिक्स की अगर थोड़ी सी बात कर लूँ आपसे मैं, तो राजनीति में आने का ऑफर कहाँ से आया? आपने क्या सोचकर ये तय किया कि एक नई यात्रा पर चला जाए? नहीं, ऐसा कोई ऑफ़र नहीं आया, ऐसी कोई बात नहीं हुई। देखो, जब मैं रिटायर हुआ तो पहले 1 साल कुछ नहीं किया, कूलिंग ऑफ पीरियड था। मैं अपना बिजी था सेटअप करने में। ग्रेटर नोएडा हम शिफ्ट हुए, मैंने वहाँ फ्लैट लिया था, तो सब सेटअप किया। फिर यूपी डिफेंस कॉरिडोर का ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने बोला कि यहाँ पे आके क्यों नहीं देखते, तो फिर मैं यूपी डिफेंस कॉरिडोर ज्वाइन करके वहाँ पे काफ़ी 1.5 साल से ऊपर काम किया कि इनिशियल में टू हेल्प इन इनिशियल पॉलिसी सेटअप, एंड देयर आफ्टर इंडस्ट्री के साथ काफ़ी जुड़ा रहा ताकि सही तरह की इंडस्ट्री वहाँ जाए एंड उस पर काम हो। तो एक वो मेन इन्वॉल्वमेंट रही। दूसरी इन्वॉल्वमेंट रही स्पेस सेक्टर में, एक एडवाइजरी काउंसिल के तौर पे उसका मेंबर था, DRDO में एज एडवाइज़र, एंड प्राइवेट सेक्टर में या स्टार्टअप्स इकोसिस्टम में बिकॉज ऑफ डिफेंस कॉरिडोर एंड बिकॉज ऑफ सेमिनार्स, या जहाँ भी जिसको इंटरेक्शन या कुछ एडवाइस चाहिए, तो उस इकोसिस्टम में मैं काम करता रहा। तो इसमें 1.5 साल के बाद अब मुझे चॉइस करनी थी, अब क्या आगे क्या करना है। दैट वाज द क्वेश्चन, क्योंकि ये डिफेंस कॉरिडोर का काम जितना मेरी कंट्रीब्यूशन थी वो ज़्यादातर कर दी थी। तो जब ये सवाल आया तो आई थॉट हार्ड। एक तो या तो इंडस्ट्री साइड में कुछ किया जाए या अपना कुछ किया जाए। इट इज़ देन व्हेन आई डिसाइडेड कि जो गवर्नमेंट का जो फोकस है डेवलपमेंट पे, एंड जो प्राइम मिनिस्टर की विजन है विकसित भारत 2047, देश को नेशन फर्स्ट, डेवलपमेंट अक्रॉस सेक्टर्स, एंड जो ये थ्रस्ट दी जा रही थी रियल आत्मनिर्भरता पे, सो दैट इज़ व्हाट अपील्ड मी कि नहीं, इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। सो दैट वाज द डिसाइडिंग फैक्टर। ऐसा कुछ नहीं था कि उन्होंने, पार्टी ने बोला कि हम आपको ये करेंगे तो आप आ जाओ, या मैंने बोला कि मेरे को टिकट दो तो मैं आता हूँ, ऐसा कुछ नहीं था। यही सवाल भी है कि बहुत ज़्यादा चर्चा इस साल भी थी कि आप लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। क्या एस्पिरेशन है लोकसभा का चुनाव लड़ने की? इस साल तो नहीं लड़ा, लेकिन आगे की? नहीं, देखो ऐसा है, जब ये डिसीजन लिया था ना, ये मेरी तरफ से पॉइंट था या कंडीशन थी, या ना उधर से था कि हम ये करेंगे या कोई प्रॉमिस था। इट वाज जस्ट लेफ्ट कि हमें करना चाहेंगे। उन्होंने बोला ठीक है आइए, एंड ज्वाइन किया। अभी माय एक्सपर्टीज अवेलेबल टू देम। वो जैसे भी पार्टी बोलेगी उस फील्ड में काम करेंगे। सो आगे जाके क्या करना है, किस फॉर्म में,
किस रोल में कैसे इवॉल्व होना है, वो आई थिंक टाइम विल टेल। आई लीव इट टू दैट। ऐसा कोई फिक्स्ड प्लान नहीं है, ना फिक्स्ड कोई एम्बिशन है या एक्शन है कि ये करेंगे। नहीं, आपका इट इज मन समथिंग है, नहीं है? फील्ड हैज बीन चोजन एंड उसके आगे कैसे करेंगे वो आगे देखेंगे। लेकिन आपका मन है लोकसभा चुनाव लड़ने का? देखो, मन से नहीं होता ये मन है काम करने का देश के लिए। हाँ, मन है देश के लिए काम करने का। वो एक बार चूज कर लिया, वहाँ हम आ गए। अब उसको वो पूरे फोकस से काम करेंगे, पूरी डेडिकेशन से काम करेंगे, जो काम दिया जाएगा उससे काम करेंगे। बाकी यही मन है। समय विल टेल। सर, एक सवाल ये भी है कि चूंकि अलग अलग तरह का एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज़ और आपके पास सब कुछ रहा और एक अच्छा जीवन काल अभी तक आपने अपना बिताया है, ज़िंदगी कैसी जी जानी चाहिए ये तो लोग अपने अपने स्तर पर डिसाइड करते हैं। आपके नज़र में ज़िंदगी को आदमी कैसे हंसते खेलते हुए, इतना तनाव भरा दुनिया हो गया है, तो आदमी अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए क्या करे, क्या सलाह देंगे आप इसको लेकर? काम करना चाहिए, काम में बिजी रहना चाहिए, कुछ ना कुछ जरूर करते रहो। ये सबसे बड़ा सवाल था। सर्विस में तो काम था, फ्लाइंग थी, फ्लाइंग रिलेटेड था, प्रोफेशन था, तो दैट इटसेल्फ इज टू मी वर्क इज स्ट्रेस बस्टर, नॉट अदर वे अराउंड। एंड मेरे लिए बैठना बहुत मुश्किल होता है, तो अभी भी मैं पिछले 2-3 साल में लगातार कुछ ना कुछ करता रहा हूँ। एंड उसी को देख के ये सब आगे का डिसाइड किया कि ऐसे फील्ड में करो कि कुछ कंस्ट्रक्टिव किया जा सके, एंगेज रहे। तो यूथ को भी आप यही सलाह देंगे कि अपने आप को एंगेज रखिए, काम करते रहिए? हाँ, यूथ के लिए तो पूरा सब कुछ ओपन है। जिस दिशा में भारत जा रहा है आज, जहाँ हम खड़े हैं एंड जहाँ आगे का जो विजन बन रहा है, यूथ के लिए तो इतनी ऑप्शंस हैं कि उनको देख के अपने चूज़ करना चाहिए किस ऑप्शन में, किस फील्ड में जाना चाहेंगे, एंड उसको उस अपने ड्रीम को फ्रक्टिफाई करना चाहिए। आज के यूथ के लिए तो ये गोल्डन पीरियड है, एंड आने वाले समय आई थिंक हमारी कंट्री के लिए, हमारे नेशन के लिए एक गोल्डन ईरा होगा। सर, आपने अभी बातचीत करते हुए कहा कि पाकिस्तान से ज़्यादा फोकस अब चाइना की तरफ है, तो क्या एक पॉलिसी शिफ्ट है सरकार का, सेना का? नहीं, आई वुडंट से पॉलिसी शिफ्ट है, इट इज़ जस्ट देखो, पॉलिसी तो ये होती है कि हमारी वी कीप रिव्यूइंग हमारी थ्रेट असेसमेंट क्या है, हमारी कैपेबिलिटी बिल्डिंग प्लान क्या है। मैं एक जेनरिक अपर एंड की बात कर रहा हूँ बड़े मुद्दे की, कि हम किस तरह से अपनी प्लानिंग कर रहे हैं, हमारी सोच क्या है। तो उस हिसाब से मैं बोल रहा था कि हमें चाइना को देख के अपनी कैपेबिलिटी बिल्डिंग करनी चाहिए। वो एक एरिया ऑफ थ्रेट है जो आने वाले समय में रीजनली, ग्लोबली हमें अफेक्ट करता है। वो एक थ्रेट है जो हमें सफिशेंटली केटर करना चाहिए। ओके, दूसरा एक उसका छोटा हिस्सा रह जाता है, एंड देयरफॉर अगर हम ये करते हैं तो पाकिस्तान थ्रेट तो ऑटोमेटिकली केटर करता है। ये बात अलग है कि पाकिस्तान का थ्रेट वेरियस एरियाज़ में है। फॉर एग्जांपल, अगर आप उनका पीस टाइम थ्रेट देखा जाए तो उसको डील करने के लिए हमें कुछ और एक्शन स्ट्रांग लेने चाहिए, दैट इज़ अनदर मैटर। बट ओवरऑल कैपेबिलिटी वाइज देखा जाए, चाइना को देख के काम करना चाहिए। क्या थ्रेट असेसमेंट में राहुल गांधी भी एक थ्रेट परसेप्शन बताते हैं चीन को लेकर, कि चीन ने भारत की ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया है या ज़मीन हमसे छीनी जा रही है? तो क्या राहुल गांधी जो खतरा बता रहे हैं, क्या उसको भी कंसीडर किया जा रहा है? क्योंकि राजनीतिक तौर पर सरकार उनको सीरियसली लेना नहीं चाहती और ऐसा दिखाती नहीं, और पार्टी मजाक उड़ाती है उसको। उसका कहना है कि चीन को लेकर राहुल गांधी देश को गुमराह कर रहे हैं। तो ग्राउंड लेवल पर क्या स्थिति है जो चीन से लगी सीमा है, और जो राहुल गांधी आरोप लगाते हैं कि चीन हमारी सीमाओं पर कब्जा कर रहा है, ज़मीनें छीन रहा है? देखो, चीन के साथ हमें थ्रेट असेसमेंट क्या होना चाहिए, वो चीन के एक्शंस पे डिपेंड करता है। वो चीन एक्चुअली क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, ग्राउंड पे हकीकत क्या है, ठीक है। सो उसको देखते हुए हमने जहाँ जहाँ जो रिक्वायरमेंट थी, गलवान इशू हुआ, हमने नेसेसरी स्टेप उठाया, स्ट्रॉन्ग स्टेप्स उठाए। डोकलम हुआ, स्ट्रॉन्ग स्टेप उठा के उसको कंट्रोल किया। ओके, तो चीन क्या कर रहा है, उसके लिए हमें क्या करना है, हमारी पॉलिसी क्या है, आने वाले समय में उनकी डेवलपमेंट के लिए हमें क्या करना है, वो उनके एक्शंस को और उनकी एक्टिविटी को देखते हुए वो सब प्रोसेस हो रहा है।
जहाँ तक ऐसे मुद्दे जो आते हैं कि अरे चीन ने ये कर लिया या इतनी ज़मीन ले ली है, ये एक उसको एक पॉलिटिकल कलर होता है, एक पॉलिटिकली स्टेटमेंट्स का होता है। इसके लिए हमें पूरा देखना चाहिए ये पहले क्या हुआ था, पहले ऐसे क्या चीज़ हुए थे, एंड कई बार ये स्टेटमेंट फैक्चुअली इनकरेक्ट होती हैं। एक हमारी क्लेम लाइन है, एक उनकी क्लेम लाइन है। ओके, तो जब गलवान हुआ उन्होंने कुछ मूवमेंट किए, वहाँ पे क्लैश हुआ। उसके बाद जब एंड ऑफ अगस्त हमारी आर्मी ने क्विड प्रो को किया, कुछ एक्शन लिया, वो एक स्ट्रॉन्ग एक्शन था। वो हमने आगे जाके कुछ पोस्ट पे, कुछ जगह पे अपने सैनिक अपने कब्जे किए, तो वो हम आगे चले। वो इनफैक्ट अब एज फार एज आई एम कंसर्न ये एक हमारी आर्मी की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। ऐसे स्टेप्स हमने पहले इतनी स्ट्रांगली नहीं लिए थे। तो ये सब जो हमने प्रैक्टिकली किया है रिसेंट पास्ट में, हमने इतनी स्ट्रांगली पहले कभी नहीं किया। ओके, तो पॉलिटिकली जो दूसरी स्टेटमेंट होती है उनको छोड़ दीजिए, ग्राउंड पे जो हकीकत है उसको देखिए। तो क्या ऐसी कोई रियलिटी है कि चीन ने कोई ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है? नहीं, आपको पता है गलवान में क्या हुआ, तो सब उसके सैटेलाइट पिक्चर्स हैं, सब कुछ है। कितना क्या हमारी क्लेम लाइन है, क्या उनकी क्लेम लाइन है, वहाँ पे कहाँ क्लैश हुआ, एंड हमारी आर्मी किधर क्विड प्रो करके आगे जाके बैठी। वो तो चीन बोल रही है तो आप हमारे एरिया में आ गए, तभी तो ये नेगोशिएशंस एंड ये सब डिस्कशन चल रहा है। तो यही तो डिस्प्यूट है। तो ऐसा बोलना कि नहीं हमने इस ज़मीन में चीन को आने दिया, ये सब गलत है। इनफैक्ट ऐसा देखा जाए तो पहले सलामी स्लाइसिंग उनके जो एक्शंस रहे हैं, उनकी जो उन्होंने जो पोस्ट बदली हैं, जहाँ जहाँ वो पेट्रोल करते थे वो चीज़ें जो बदली हैं, वो जो एरियाज थे वो जो कहीं ज़्यादा हैं। तो इन चीज़ों में जाने की जरूरत नहीं। आज क्या हो रहा है, चीन ने क्या एक्शन लिया है, हमने कितनी स्ट्रांगली उनको रोका है, आज हमारी वहाँ पे चीन हमको कितनी स्ट्रांगली कंसिडर करती है कि हमने क्या उनको जवाब देते हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी है। सर, जिस तरह से मिग को देखा गया तो मिग को अब बदला जा रहा है, तेजस लाया जा रहा है मिग की जगह, तो क्या हमें लगता है कि आपको लगता है कि क्या ये देरी हो रही है तेजस को लाने की प्रक्रिया में? हाँ, तेजस को देखो देरी अगर प्रैक्टिकली तो हो रही है। तेजस को अगर हम इंडस्ट्री के हिसाब से देखें तो HAL को प्रोडक्शन रेट काफ़ी पहले बढ़ाना चाहिए था, अभी तक काफ़ी आगे होने चाहिए थे हमको। अभी भी जो ऑर्डर्स हैं प्रोडक्शन रेट उतना नहीं बढ़ा है। पर ये चीज़ें बोलने को आसान होती हैं, एक्चुअली करने में जब इंडस्ट्री को देखा जाए तो थोड़ा मुश्किल होता है। पहले हमारा ऑर्डर 40 का था, 40 में एक पर्टिकुलर प्रोडक्शन रेट आ सकता है। 40 के बाद जब तक हमने 83 का ऑर्डर दिया, उसके बाद HAL एग्रीड कि हम प्रोडक्शन रेट बढ़ाएंगे। पहले भी बोल रहे थे, उसको बढ़ाने की प्रक्रिया में थोड़ा लेट हुई है। अब हमने 97 के ऑर्डर्स टाइम पे दे दिए हैं, तो आने वाले समय में अब ये प्रोडक्शन रेट बढ़ के आएगा। बट ये एक आई वुड से प्राइवेट सेक्टर को देखा जाए, कॉर्पोरेट सेक्टर वर्सेस DPSUs को देखा जाए तो DPSUs की एफिशिएंसी पे कंपैरेटिवली कम रहती है। यही प्राइवेट सेक्टर में होता तो अभी तक प्रोडक्शन रेट बढ़ गया होता। ये हकीकत है, हमें समझना चाहिए। इसलिए हम बोलते हैं मोर एंड मोर कि DPSUs को, प्राइवेट सेक्टर को आपको आउटसोर्स करके उनको ज़्यादा इन्वॉल्व करो, प्रोडक्शन रेट बढ़ाओ। अगर प्रोडक्शन रेट अच्छा होता और जल्दी बढ़ता तो हमारे जो स्क्वाड्रन सब डाउन हो रहे हैं, तेजस ऑलरेडी रैपिडली उनको रिप्लेस कर रहे होते। तो एयरफोर्स की कैपेबिलिटी वाइज रिप्लेसमेंट थोड़ा स्लो हो रहा है, और इसको अब क्या हो चुका है उसको छोड़ो, आने वाले समय में इसको बढ़ा के हमें एक्सपीडाइट करना चाहिए। सर, जिस तरह से भारत अब मिसाइलों को एक्सपोर्ट कर रहा है, फाइटर जेट्स कब एक्सपोर्ट करना शुरू करेगा? हम तो ऑलरेडी लेट है। मैं तो बोलता हूँ तेजस एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट पोटेंशियल है। कई जगह बात हुई भी है, मुझे पता है मलेशिया में बात हुई थी, फिलीपींस में हुई, कई जगह, अर्जेंटीना में हुई। पर इसको ऑर्गेनाइजेशनली, नेशनली जो HAL है उसकी जितना ऐसा फोकस है, मुझे पता नहीं इंटरनल उनका कितना फोकस है, क्या कर रहे हैं। बट मेरे हिसाब से तेजस और ध्रुव ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, एंड अब जो अटैक हेलीकॉप्टर आया है उसको भी, जो जिसमें एक्सपोर्ट पोटेंशियल है और इसको करना चाहिए। जितना हम एक्सपोर्ट में सक्सीड करेंगे उतना ही इंडस्ट्री रैपिडली और बढ़ेगी और फुटप्रिंट और बढ़ेगा, एंड उतना ही तेज़ी से आगे R&D में काम हो सकता है। तो एक्सपोर्ट एक बहुत बड़ा हिस्सा होना चाहिए हमारी स्ट्रैटेजी का। कई जगहों पे हम सक्सेसफुल हुए हैं, इस एरिया में इतने अभी सक्सेसफुल नहीं हुए। मेरे हिसाब से उस पर काफ़ी फोकस आना चाहिए, एंड पोटेंशियल है। आज की तारीख में LCA अपनी क्लास में वर्ल्ड में अपने बिल्कुल सही जगह पे टॉप 1 और 2 में होगा।
इसलिए इसको बिल्कुल सोचना की ज़रूरत नहीं है कि ये प्रोडक्ट वर्ल्ड क्लास नहीं है, एब्सोल्यूट वर्ल्ड क्लास है। इसकी प्राइसिंग सही की जाए, ये हाईली कॉम्पिटिटिव हो सकता है एंड कहीं भी बेचा जा सकता है। और सर ये सबसे ज़्यादा अगर एलसी को देखा जाए तो मेरे ख्याल से ये सबसे ज़्यादा दुनिया भर की नेवीज़ इसको एक्वायर करना पसंद करेंगी, क्योंकि ये जितने कॉम्बैक्ट कैपेबिलिटीज़ अपने साथ रखता है अपने वेट कैटेगरी में, तो ऐसे फाइटर जेट्स बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट हैं। या ऐसा है, जहाँ तक नेवी का सवाल है, अब जो नेवी का जो वर्जन अब आ रहा है, जो सिंगल इंजन वर्जन ओरिजिनल आया था, नेवी का ऑलरेडी क्लियर कर दिया था, पर उसको नेवी ने ऑर्डर नहीं किया। दे वांटेड लिटिल मोर वेपन्स कैपेबिलिटी। अब उनका वो टेड बीएफ में आएगा, जी जी जी, ट्विन इंजन में, जी जी जी। एंड वो वाली कैपेबिलिटी अगेन उसका एक्सपोर्ट पोटेंशियल काफ़ी होगा। तो पहले तो हमें अपनी नेवी में डालना चाहिए एट द अर्लीस्ट, एंड फिर उसको एक्सपोर्ट के लिए ज़रूर देखना चाहिए। तो बोथ एयरफोर्सेज एंड नेवी के लिए जो एलसी है मार्क 1A है, एंड उसके जो आगे वर्जन है मार्क 2 ऑनवर्ड्स देखा जाए अगर, तो उसका पोटेंशियल बहुत हाई है। सर तो इस मंच पर बैठने का आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, थोड़ा हमारे दर्शकों को भी बताएं आप। अच्छा रहा। आई एम रियली हैप्पी टू इंटरेक्ट एंड टू नो एरियाज दैट यू हैव रेज्ड, क्वेश्चंस दैट यू हैव रेज्ड। एंड ये इसमें कई सवाल ऐसे होते हैं जो कई बार बाहर देखा जाए तो अब मैं भी देखता हूँ, उसके जो धारणाएं आती हैं, जो नैरेटिव आता है, कई बिल्कुल फैक्चुअली बिल्कुल रॉन्ग होता है। तो कई सवाल जहाँ जैसे आपने पूछे, जो मैं जानता हूँ, जो मैं सही समझता हूँ, मैंने वेरी क्लियरली बताया। जो फैक्ट्स मेरे को पता है वो क्लियरली बताया। सो इट्स गुड, रियली नाइस टू इंटरेक्ट विद यू ऑल। तो आरकेएस भदौरिया साहब को सुना आपने, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बातें रखी, तमाम सवालों के जवाब दिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातचीत पसंद आई होगी। इस बातचीत में अभी फ़िलहाल इतना ही।